अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज वफाकी बजट 2020-21 जो पेश किया गया उस पर आपने देखा होगा हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि ये टैक्स न्यूट्रल बजट है, कोई नए टैक्सेस इसमें नहीं लगाए गए। साथ ही साथ जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने सेट किए हैं एफबीआर के लिए, जो नए टैक्स रेवेन्यू टारगेट सेट हुए हैं वो बहुत बड़े सेट कर दिए हैं। ओवरऑल जो हम डिस्कशन करेंगे इस बजट ट्रांसमिशन के अंदर वो दो तीन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि क्या ये रिलीफ बजट है जैसा कि हुकूमत क्लेम कर रही है, इतना एक्सपेंशनरी बजट भी नहीं है लेकिन हुकूमत क्लेम कर रही है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ये टैक्स न्यूट्रल बजट है, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स जो एफबीआर को दिए हैं 25% तक वो बढ़ा दिए गए। तो ये रेवेन्यू जनरेट करना कहां से है अगर नए टैक्सेस नहीं लगे? तो क्या कोई हिडन टैक्सेस होंगे, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे जो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगे? और दूसरी चीज ये कि ये अगर जिस तरह का टारगेट हुकूमत की तरफ से रखा गया है नॉमिनल ग्रोथ के हवाले से, वो कहा जा रहा है कि 9% के करीब है, उसके अलावा इन्फ्लेशन कह रहे हैं नीचे रहेगी, जीडीपी भी नीचे रहेगा। ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तजाद है इन दोनों चीजों के अंदर। तो इस तजाद के साथ ही किस तरह हुकूमत क्लेम कर रही है कि ये सब कुछ पॉसिबल होगा, ये जो रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है? अब सवाल उसके अंदर जो पैदा होगा वो ये होगा कि क्या हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि लिंचपिन होता है, ये मदार होता है इस तमाम बजट का, जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं, एंकर होते हैं, वो उससे पता ये चलता है कि इतना हुकूमत कलेक्ट कर लेगी तो लिहाजा उसके बाद जो एलोकेशंस की गई हैं कि इतना यहां पर खर्च कर लिया जाए, इतना यहां पर खर्च कर लिया जाए, और जितने भी हेड्स होते हैं उनका पता चलता है कि फिर यहां से इतनी कलेक्शन हो जाएगी। अब इतना अनरियलिस्टिक टारगेट है जो कि अपेरेंटली नजर आ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अनरियलिस्टिक है या नहीं है, या फिर अनवारंटेड है या नहीं है, आगे आने वाले दिनों में हुकूमत ये करने वाली है या नहीं। कोरोना के हवाले से उन्होंने जो दूसरी बात की उस पर यह कहा कि कोरोना की वजह से हालात खराब हैं। अब कोरोना मार्च में यहां पर आ रहा है, उससे पहले के जो 8 माह है हुकूमत के, उसमें हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है, इस सारे मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपके साथ अपने गेस्ट का तारुफ अब करवाते जाएं। हमारे साथ नवीद कमर साहब मौजूद हैं, इकोनॉमी पर गहरी नजर रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। इनके अलावा फैजुल्ला कामोका साहब हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला कामोका साहब, आपने भी वक्त दिया। नवीद कमर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूं, बताइएगा जो क्लेम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये एक रिलीफ बजट है, ये टैक्स न्यूट्रल बजट है, आप समझते हैं कि ये टैक्स न्यूट्रल बजट है गिवन जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, जो टारगेट सेट किए गए हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो टारगेट्स तो जो है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि आप टारगेट तो सिर्फ देते हैं अपने IMF के जो बजट डेफिसिट का फिगर है उसको पूरा करने के लिए एक हद तक, तो उसका तो कोई वो मुआवजा ही नहीं होता जो आखिर में आके टैक्स कलेक्ट। इस साल भी आपने देखा 4 दफा रिवाइज हुआ है टैक्स टारगेट, तो ये तो रिवाइज होगा। उससे मुश्किल ये होती है कि जो प्रोविंसेस को पैसे जाने हैं वो क्योंकि इसके बेसिस पे होते हैं डिविजिबल पूल के टैक्सेस पे, तो ये भी टोटली गलत होगा। मतलब चारों प्रोविंसेस के जो बजट्स बनेंगे वो भी अनरियलिस्टिक बनेंगे, तो बिस्मिल्लाह हम गलत करते हैं। अब कहीं डाउन द लाइन जाहिर है कि IMF आके पकड़ेगा इनको कि भाई ये क्या हुआ, आपका डेफिसिट जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। एक्सपेंडिचर कट करने की मुझे तो कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही, सवाए PSDP पे। उस पे IMF ने कहा हुआ है कि PSDP को आप जो है वो सैक्रोसेंट रखें, तो जाहिर है कि फर्दर टैक्सेस आएंगे। अब टैक्सेस आके कहाँ आते हैं? पहली चीज तो ये है कि किसी को पता नहीं कि कोरोना वाला जो सिचुएशन है वो क्योंकि अभी तक बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान जो है अब माशाल्लाह दुनिया के 5 टॉप मोस्ट मुल्कों में आ गया है जहां कोरोना फैक्ट्रीज हैं और जहां कोरोना के पर डे तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि जुलाई अगस्त जो है वो बहुत खतरनाक होंगे। सो वी हैव टू सी कि ये बात कहाँ जाके रुकती है, और ये सब इन हालात के में ये नंबर्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन सिर्फ नॉर्मल हुकूमत को चलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। इसका मतलब है फर्दर बोरोइंग डेट जो इस गवर्नमेंट ने लिया पिछले 2 सालों को आप देख लें, 7.5 ट्रिलियन एक साल में, 3.5 ट्रिलियन, ये तो वजीर खजाना साहब के फिगर्स हैं जो कल वो दे रहे थे। और अक्यूमुलेटेड डेट जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना। ये सिर्फ कहना कि पिछले जो डेट सर्विसिंग है उसके लिए हम इस्तेमाल करें, वो तो दुरुस्त नहीं है ना। वो तो एक हद तक ही होता है, उसके बाद जो आप जमा कर रहे हैं जो कि अगले सालों में
अगली हुकूमतों को आप छोड़ के जाएंगे, वो तो रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख में। कभी जो एग्जैक्टली क्लेम किया जाता है पाकिस्तान देखा। तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमने जो बोरो किया, हमने जो इनहेरिट किया, जो पहले बोरो किया गया था, उसकी वजह से हम इस मुश्किलात के अंदर आए। फैजुल्लाह का मौका साथ भाई ये बैकग्राउंड जो नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कि अगली हुकूमतों के लिए जो वो छोड़ के जाएंगे नवीद कमर साहब, तो वो भी तो यही कहते हैं कि हमें जो इनहेरिटेंस मिली है, हमने पीछे से इनहेरिट किया है, हम इतना खसारा अपने साथ तो नहीं लेके आए थे। मेरे भाई, मैं तो जो इसी का तो जवाब दे रहा हूँ। जी जी, मैं भी वही, मैं फैजुल्लाह का मौका साहब से पूछना चाह रहा था इसके बारे में। मैं उनको जरा मुझे कंप्लीट करने दें, आई हैव टू देन श्योर मूव ऑन टू अनदर शो। सर, कीजिए। बात सारी है कि कल शेख साहब ने इसका भी जो वो दिया ब्रेक डाउन, उसमें उन्होंने कहा कि जी 1.5 ट्रिलियन तो है जो कि हमारा अपना खर्चा चलाने के लिए, बाकी डेट सर्विसिंग के लिए और जो डिवैल्यूएशन हमने की है उसके नतीजे में जितना हमें फिर बोरो करना पड़ा है। तो बात सारी है कि 1.5 तो उन्होंने वैसे ही एडिशनल मान लिया है, प्लस जो डिवैल्यूएशन है, सिर्फ डेट सर्विसिंग वाला पोर्शन जो है वो उन्होंने ब्रेकडाउन अभी नहीं दिया, वो हमें देखना पड़ेगा। तो बात ये कि ये सिर्फ पिछले कर्जों को देने के लिए नहीं है, ये एडिशनल है जो कि आइंदा आके लोगों ने देने होंगे। तो अब ये इन नंबर्स के साथ, और जहां आपके अपने रेवेन्यूज बढ़ नहीं रहे, पिछले साल आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू से थोड़ा सा फायदा हुआ, वो इसलिए कि आपने इतनी डेवैल्यूएशन की कि स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स बढ़ गए, आपने इंटरेस्ट रेट्स को भी इतना बढ़ा दिया कि स्टेट बैंक की अर्निंग और बढ़ गई। क्या आप फिर दोबारा से हम वो करने जा रहे हैं? नवीद कमर साहब, आपने जाना है तो ये भी जरा फरमा दीजिएगा कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे, जो कोरोना पे कहा जा रहा है, लेकिन अगर उससे पहले भी, मार्च से पहले के अगर हम फिगर्स देखें तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लें, उसमें अगर हम रेमिटेंस की बात कर लें, उनमें इजाफा हुआ। उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट वो तकरीबन 20 अरब डॉलर से वो समवेयर अराउंड 2.8 बिलियन डॉलर, वोपिंग 73% कम करना, इतने कर्जे पे ऑफ कर देना, या चलें डेट सर्विसिंग इतनी सारी करना, उसके बाद ये कुछ छोटी मोटी अगर इसको कंसिडर भी कर लिया जाए, छोटी मोटी कह लिया जाए, तो कामयाबी है कि नहीं हुकूमत? जी देखिए, दो तीन ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये एक फिगर है जिसपे ये गवर्नमेंट बार बार क्लेम करती है, जो कि एक हद तक सही है। ये शुरू हुआ अपने मिफ्ताह इस्माइल साहब जब उन्होंने टेक ओवर किया डार साहब से, तो उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई और थोड़ी सी डिवैल्यूएशन की। उसके बाद इस हुकूमत में आने के बाद फिर जो थी इंटरिम गवर्नमेंट, उसने थोड़ा सा किया, लेकिन फिर इन्होंने मैसिव डिवैल्यूएशन की, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स बिल्कुल ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अच्छी बात है। और उसके प्लसेस है, माइनस है। इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब आपकी इकोनॉमी में फिर से जो आपकी री एक्सपोर्ट के लिए चीजों की जरूरत होती है वो भी रुक गई। प्लस डिवैल्यूएशन का जो एक्सपोर्ट में फायदा होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन इंपोर्ट को रोकने में या चीजों को महंगा करने में जरूर उसका एक हाथ है। तो वो तो एक एस्पेक्ट। आप जो कह रहे हैं ना एफडीआई, मुझे एफडीआई कहीं नजर नहीं आ रहा। ये क्या हॉट मनी जो आपने हाई इंटरेस्ट रेट्स रख के और पैसे जो है आपके पास आए, क्या उसको आप एफडीआई कह रहे हैं? और जो कि जैसे ही आपने सिचुएशन चेंज की तो वो पैसा निकल के चला भी गया, तो आपके पास वो पैसा तो नहीं रहा। इट्स नॉट रियली योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट भी मार्च से पहले नवीद कमर साहब, फिस्कल डेफिसिट भी कुछ रिजल्ट्स शो कर रहा था, जो गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं। कुछ रिजर्व्स हमारे बेहतर हो रहे थे, तो उस पर आप क्या कहिएगा? वो ये कहते हैं कि रिजर्व्स हमारे बेहतर हो रहे थे, टैक्स कलेक्शन कुछ बेहतर हो रही थी, डायरेक्ट टैक्सेशन बेहतर हो रही थी, कोरोना आ गया उसके बाद। माजरत के साथ टैक्स कलेक्शन पे तो बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं कि बिकॉज दैट केप्ट ऑन रिवाइजिंग द टारगेट। अब आप बार बार टारगेट को रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप शो करेंगे जी जो रिवाइज टारगेट है वो हम पूरा कर रहे हैं। आपने खुद देखा साल में 4 दफा चेंज हुआ है ये, तो वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पीआर की अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्मेंस है वो पैथेटिक रही है। बाकी हाँ, कुछ हद तक रिजर्व्स आपके इसलिए बिल्ड हुए कि आपने जो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई रख के आपने पैसा बाहर से मंगाया, इन द सेंस कि लोगों को कहा कि जी आप आके यहाँ पैसा अपना डिपॉजिट करें, तो उससे आपके थोड़े बहुत रिजर्व बिल्ड हुए। प्लस आपको
जो IMF प्रोग्राम में जाने की वजह से IMF वगैरह से पैसे मिले, लेकिन वो तो बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड में तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपको फिर नलीफाई हो जाएंगी। उसको कोविड कह लें या जो भी कह लें, तो एक तरफ तो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ जो रिसेशन लाया वो प्री कोरोना था, सिर्फ कोरोना का उसमें इश्यू नहीं था। हाई इन्फ्लेशन जो था वो भी प्री कोरोना था, उसका भी कोरोना से कोई वास्ता नहीं, बल्कि कोरोना के आने से जो ऑयल प्राइसेस कम हुई तो अब कुछ हद तक इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कम हो रहा है। तो बात सारी अगर परफॉर्मेंस की करते हैं तो मुझे तो कोई स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं नजर आता प्री कोरोना। पोस्ट कोरोना तो खैर वैसे ही हालात जो है वो बहुत खराब है। कमोका साहब, एक्चुअली नवीद कमर साहब ने जाना है सर, लास्ट सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल आप आइएगा कि अगर आपकी पार्टी की गवर्नमेंट होती नवीद कमर साहब, तो आप क्या टारगेट करते ही ना पीपल्स पार्टी की वेलफेयर, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ना होती गवर्नमेंट तो अब गवर्नमेंट होती तो आप किस तरह से करते? आप एलोकेशंस ना करते, आप टारगेट ना करते, जो जिस चीज पर तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही है कि इन्होंने टारगेट्स अनरियलिस्टिक रख लिए हैं। नवीद कमर साहब, इनफैक्ट उनके पास टाइम कम था, वो जा चुके हैं, हमारे साथ अभी नहीं प्रोग्राम में मौजूद। फैजुल्लाह कमोका साहब, ये जो रेवेन्यू टारगेट रखा है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अनरियलिस्टिक है। एट द वेरी सेम टाइम जब ये कहा जाता है कि आपने टैक्सेस नए नहीं लगाए, ये टैक्स न्यूट्रल बजट है, लेकिन साथ ही साथ FBR का जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो 25% आपने अचीव करना है। कैसे अचीव करना है सर, कहां से अचीव करना है, ये रेवेन्यू कैसे आप हासिल करेंगे? अच्छा सर, थोड़ा सा मैं जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर पहले बात कर लूँ तो फिर मौजूदा बजट की तरफ आते हैं। काफ़ी दफ़ा इस पे बात भी हो चुकी है, जिन हालात में तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट संभाली तो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना था। एक्सपोर्ट्स में उनके नून लीग के पिछले दौर में 0% इंक्रीज़ थी, और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जिस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो $9 बिलियन पे आ चुके हुए थे। इंपोर्ट्स जो थी वो तकरीबन डबल थी एक्सपोर्ट्स की निस्बत। लोन्स और लाइबिलिटीज़ मिला के कोई 30,000 अरब रुपए का ये कर्जा बन चुका हुआ था, और एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी हम थे उस वक़्त। तो उसके बाद फिर जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो खान साहब ने, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे कमोका साहब। आयशा गौस पाशा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पंजाब की साबिक वजीर खजाना रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। आप कैरी ऑन कीजिए, फिर आई विल कम टू यू आयशा गौस पाशा साहिबा। जी कमोका साहब। जी कंप्लीट कर लीजिए। जी तो जब फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो है वो कोशिश शुरू हुई मईशत को संभाला देने की। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, सऊदीया, UAE, चाइना, इन मुल्कों को जो दोस्त मुल्क थे उनको रिक्वेस्ट की गई, ऑयल फैसिलिटी ली गई। IMF से एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है उसके तहत $6 बिलियन निगोशिएशन करके $6 बिलियन का वो पैकेज लिया गया। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो बड़ी ह्यूज जो है वो सब्सिडी दी गई एक्सपोर्ट सेक्टर को। सब्सिडाइज्ड लोन दिए गए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो जैसे आप बता रहे थे तकरीबन 20 बिलियन से मौका साहब, लेकिन ये तो हो चुका ना, जो आज हुआ और आगे उसके असरात क्या होंगे और वो किस तरह अचीव किया जाएगा। मैं फोकस जरा उस पे करना चाहता हूं। मैं गुजारिश करता हूं जो ये मौजूदा सूरत-ए-हाल की जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर आप मुझे ये बता दें, यानी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया का GDP जो है वो 5% नेगेटिव जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और हमारा पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त -0.5 से 1.5 के दरमियान, चले हम इसको समझ लेते हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं आपको मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ और ना ही चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात करूँ जिसके ऊपर कल को लोग सवाल कर सकें। ये जहाँ पे भी, अब मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूँ, चाइना ने तो अपना, लेकिन मैं छोटी सी सिर्फ इसमें ऐड कर लें एक चीज, आप छोटी सी चीज इसमें ऐड कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया की जो बात कर रहे हैं कमोका साहब, पूरी दुनिया की जो आप बात कर रहे हैं वो पोस्ट कोरोना कर रहे हैं।
यहां पर प्री कोरोना भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। अगर ग्रोथ मंफी में जा रही है तो पहले कौन सा बहुत डबल फिगर्स में जा रही थी पाकिस्तान? अब मैं प्री कोरोना की बात करूं तो वो फिर आप मुझे मौका नहीं दे रहे थे। 8 महीने को 4 महीने नॉन टैक्स रेवेन्यूज में बात सुन लें नॉन टैक्स रेवेन्यूज में तकरीबन 500 अरब का इजाफा था, 1100 अरब हमारा टारगेट था और 1600 अरब उसमें इकट्ठा हुआ। इसी तरह कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। 17% इंक्रीज थी इन टैक्सेस प्री कोरोना, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है जी जो है हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर जो रेवेन्यू था उस पर भी कट लगाया गया और उसको भी कम किया गया हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें देखिए कमोका साहब, मेरा सवाल वही का वही रह गया ना। मैं आपकी बात दुरुस्त अपनी जगह पे, लेकिन देखें आप क्या इस बात से डिसएग्री करते हैं? मुझे सिर्फ क्विकली बता दीजिए, क्या आप डिसएग्री करते हैं इस चीज से कि जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं वो लिंचपिन होते हैं, वो एंकर होते हैं आपके बजट का, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आपने आगे एलोकेशंस की होती हैं? क्या आप डिसएग्री करते हैं इस बात से या एग्री करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ठीक है, अगली बात पे आ जाए ना। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर बात ये है कि अगर ये टारगेट्स इतने इनअचीवेबल हैं या इतने अनरियलिस्टिक हैं तो फिर अगली एलोकेशंस किस कदर रियलिस्टिक होंगी? सवाल तो यहां पर ये पैदा हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये किस तरह से अचीव करना है जब आप खुद कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहेगी और ग्रोथ भी कम रहेगी? देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है टारगेट्स के अंदर। जो प्री कोरोना जो सिचुएशन थी उसमें हालात ऐसे नहीं थे, चीज़ें बेहतर हो रही थी और स्टेबलाइजेशन का फेज़ जो था वो मुकम्मल हो चुका था और हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और लेकिन ये जो 3 महीने पिछले 3 महीने, मैं चूँकि फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है वहाँ पे इंडस्ट्री के क्या हालात हुए, वहाँ पे ट्रेड के क्या हालात हुए और कितने बुरे तरीके से जो है वो हमारी इकोनॉमी ने सफ़र किया है। चले इस हवाले से सर आपका पॉइंट आ गया भी। मैं इस पर बाद में भी डिटेल में बात करता हूँ। जरा आयशा गौस पाशा साहिबा को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैडम फरमाइएगा, आप जो कमोका साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि टारगेट्स अनअचीवेबल नहीं है लेकिन हाई जरूर हैं, और लेकिन इकोनॉमी के हालात भी कोरोना की वजह से कोई इतने अच्छे नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम मेरा सवाल तो यहाँ पर ये रहेगा कि ये किस तरह से अचीव करना है। अगर आप जो टारगेट अचीव नहीं कर सकते और आप उसके इंडिकेटर्स नहीं बता सकते, वो रखा क्यों गया टारगेट? लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कहा जा रहा है कि ये टैक्स फ्री बजट है, ये टैक्स न्यूट्रल बजट है, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाएगा, ये रिलीफ बजट है। आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं आपसे इस बात पे अग्री करूंगी कि अगर आप अनाउंस करते हैं बजट और आपको जिस दिन आप अनाउंस कर रहे होते हैं आपको ये पता होता है कि ये टारगेट्स अचीवेबल नहीं है, ये बहुत बुरी तरह की प्लानिंग है और आपने इंश्योर किया है कि आपके सारी जो भी बात उसमें बजट में आई है और आपके जो इंसेंटिव पैकेजेस दिए गए या जो आपके अखराजात बजट के हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते हैं, बिकॉज जब फंडिंग ही नहीं है तो फिर खर्चे कैसे पूरे होंगे। अब रही बात ये रेवेन्यूज की, देखिए मैं फैजुल्लाह कमोका साहब के साथ में फाइनेंस कमेटी में बैठती हूँ, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। पॉइंट ये है कि पिछले दफा भी जो टारगेट अनाउंस किए हमें पहले ही दिन पता था ये पूरे नहीं होंगे। आपने IMF से जाके 12 उसमें उसको डाउनवर्ड रिवाइज करवाया और अब भी ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इनका टारगेट जो रिवाइज अभी कोरोना से पहले पूरे हो जाते तो ये भी सच्ची बात नहीं है। ऑलरेडी पहले 9 महीनों में हम देख चुके थे, ना ग्रोथ का टारगेट मीट होने वाला था, ना रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट मीट होने वाला था, ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का टारगेट मीट होने वाला था। ये तो कोरोना ने आके जिसे कहना चाहिए एक फेस सेविंग दे दी जो गवर्नमेंट को कि आपने बड़े कन्वीनियंटली अब वो कोरोना पे आप डाल रहे सारी चीज। अब रही बात ये अगले साल की, देखिए अगले साल आपका एक ही प्रेमिस जो है वो इतना गलत है जिसकी वजह से सारे बजट के फिगर्स खराब हो जाते हैं। वो ये है कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ से निकल के इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है, ये कह रहे हैं 0.4% नेगेटिव ग्रोथ है। सारी इकोनॉमिस्ट बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि तकरीबन 1-1.5% तो कम से कम होगा। अगर कोरोना के हालात खराब हुए तो शायद 2-2.5% नेगेटिव ग्रोथ हो। आप तो ग्रोथ ही बहुत कम नेगेटिव ले रहे हैं, यानी नेगेटिव से आप इकोनॉमी को निकाल के 2.1% पॉजिटिव पे लगा रहे हैं। इसके क्या चांसेस हैं जब कोरोना का अभी तक पीक आया नहीं है? इनको खुद पता नहीं है गवर्नमेंट को कब तक आना है, अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। तो अब ये साल तो समझ लें एक क्वार्टर कम से कम
हो सकता है कि पूरा इस साल दिसंबर तक तो कोरोना ही के नजर हो गया, क्या आधे एक साल में अगर रिकवरी शुरू हुई तो 2% क्रॉस कर जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये किस तरह की प्लानिंग है? तो जब ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इस वक्त जो रेवेन्यू की ग्रोथ ये अज्यूम कर रहे हैं वो तकरीबन कोई 25 से 27% है। आप मुझे बताइए 25%। इन हालात में टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ 27% हो सकती है? ये किस तरह की बजट मेकिंग है? जब आपका रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं हो पाएगी 27%, या तो होगा नतीजा क्या? नहीं, इसमें पता है क्या है, इसमें पर यही समझ आती है ना कि शायद कुछ यहाँ पर कुछ हिडन है, यहाँ पर शायद कुछ छुपा हुआ है। अभी तो आज अनाउंस नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में कोई नए इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएं, आने वाले दिनों में कोई नई ऐसी पॉलिसी सामने आ जाए जिससे पता चले कि अच्छा यहाँ से टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं FBR देखेगा यहाँ पे कि यहाँ से नए कैसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे जनरेट करना है। पॉसिबल है? मेरी गुजारिश सुनिए, अगर ये चाहते हैं कि ये टारगेट अचीव हो जाए तो वाकई फिर ये इसको कहना कि ये नो टैक्स बजट है, ये गलत है, क्योंकि फिर ये इस टैक्स में तो होना नहीं है। फिर तो आपने वाकई मिनी बजट लेकर आना है या चुपचाप से SROs के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है कि जिससे रेवेन्यू बढ़ जाए। अभी ऑलरेडी मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने सेल्स टैक्स पे कुछ अलग करना शुरू कर दिया कि अनरजिस्टर्ड होंगे तो अलग तरीकेकार से उसका होगा। यानी आपने छुपा के रखे हुए वो मेजर्स। फाइनेंस बिल जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें निकल कर आएगा कुछ, या फिर हो सकता है ये अपने साल में आगे बढ़ के ये चीजें चेंज करें। तो एक सिनेरियो तो ये है कि ये टारगेट अचीव करने का कि ये कुछ चुपचाप से करेंगे या फिर एलानिया करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद करेंगे। तो ये हमारा इस साल का आखिरी बजट नहीं है, बजट की सीरीज की पहली किस्त है। अच्छा, अगर ये हदफ नहीं पूरा करते तो फिर ये जितने रिलीफ मेजर्स हों, चाहे वो आप एहसास प्रोग्राम कहें, चाहे वो एक्सपोर्टर्स का इंसेंटिव कहें, चाहे वो आप हाउसिंग सेक्टर का इंसेंटिव कहें, चाहे वो आप बाकी चीजें कहें, फिर इसके लिए आपके पास फंडिंग नहीं होगी इनफ। तो जब इनफ फंडिंग नहीं होगी तो जाहिर है क्या करेंगे? फिर हमें सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। कमोका साहब ये कुछ नहीं होगा। ठीक, कमोका साहब आपने कहा कि हालात बुरे हैं, मान लिया। आप कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जा रही है, मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मैं ये कहूं कि नहीं है ये बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक टारगेट 25% का टैक्स रेवेन्यू का। लेकिन अगर इसको मान लिया जाए ये रियलिस्टिक है तो कोई इंडिकेटर्स तो होते हैं, ये तो पता चलता है कि जो कि फाइनेंस बिल में पता चलेगा, लेकिन ये तो पता चलता है कि ये कहां से अचीव करने की कोशिश की जा रही है। उस पर सर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, इसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात जो है वो मैंने मुकम्मल तफसील से सुनी है। बाजवा साहब आप भी ठीक फरमा रहे हैं, 4,963 अरब रुपए का FBR का टारगेट है, और इंडस्ट्री की, ट्रेड की और हमारे मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल बज़ाहिर ऐसी नहीं है कि हम ये टारगेट अचीव कर पाएँ। मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ। ये बड़ी सर खतरनाक बात है वैसे कमोका साहब, ये तो फिर डेड एट अराइवल वाली बात हो गई ना, बजट के हवाले से कहा जाए, क्योंकि इसी पर तो मदार है, इसी पर तमाम खड़ा हुआ बजट। बात सुन लीजिए, ठीक है। हमें इसके लिए देखें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला करे कि हम इन मुश्किलात से निकल आएँ और दोबारा से जो है वो रिवाइवल हो इकोनॉमी का, और हम जो अपने टारगेट्स हैं वो उनको अचीव कर सकें और इनके करीब तर जा सकें। तो ये बिल्कुल मतलब इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं इंशाल्लाह ताला वो 1610 अरब रुपए के हैं, वो उसमें हमें बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि वो इंशाल्लाह ताला अचीव हो जाएंगे। और जो बाकी इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ अभी जो फाइनेंस बिल है उसको मैं भी पूरी तरह से स्टडी करूंगा, देखूंगा। तो लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि कोई भी मुल्क दुनिया का इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई भी टारगेट्स दे और वो 100% कहे कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, तो ऐसी सूरत नहीं, ये कभी भी नहीं होता सर, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई प्लान ऑफ एक्शन जरूर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ये तरीकाकार हम सोच रहे हैं, इस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है आपका मौका साहब, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, तो इस मामले पर बात मजीद आगे बढ़ाएंगे, PSDP के हवाले से बात करेंगे। तरक्याती प्रोग्राम्स में जो बजट कम किया गया है हुकूमत की तरफ से, इस दफा मजीद कम हो गया है। अब कहा यह जाता है अपोजिशन की तरफ से भी और माहिर मईशत भी ये कहते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा होता है और वो इवेंचुअली पीएसडीपी के साथ जुड़ी होती है। तो पीएसडीपी जो कम किया गया है तकरीबन इस दफा वो आधा हो गया है जितना 2 साल पहले नून लीग के दौर में था। अब ये पॉलिसी हुकूमत की किस तरफ लेकर जा रही है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो ग्रोथ रुकी हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त और जो कहा जा रहा है कि नेगेटिव चला गया है यहाँ पे मामला और पूरी दुनिया के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। फिर पब्लिक सर्विस इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और फिर पीएसडीपी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहां से पता चलता है। तो क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उन्हें चाहिए था कि वो प्रोटेक्ट करते पीएसडीपी को, वो तरक्याती बजट को प्रोटेक्ट उन्हें करना चाहिए था या नहीं? कामोका साहब, इस पे आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि पहले भी आप बहुत न्यूट्रल ओपिनियन दे चुके हैं कि आपको नहीं लग रहा कि इतनी रोजी सिचुएशन है आगे, और यहां पे क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि जो तरक्याती बजट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था ताकि इन्वेस्टमेंट आती रहती, नौकरियां लोगों को मिलती रहती, हालात इस कदर दिगरगू ना होते? ये तकरीबन जो हमारा पिछले साल का पीएसडीपी का बजट था 701 बिलियन था और इस साल कोई 650 बिलियन का बजट रखा गया है। लेकिन मिनिस्ट्रीज के लिए वो 580 के करीब रह जाएगा सर। वो जी 580 के करीब रह जाएगा अगर हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करें। जी मैं उसमें कोविड वाला वो उसको जो हेल्थ का है, अच्छा, कोविड स्पेशली फॉर कोविड है, वो उसको अलग से देख रहा था। ठीक जी तो जो इंशाल्लाह ताला ये पीएसडीपी के हवाले से जो टारगेट्स हैं इंशाल्लाह ताला उसको मीट करने की कोशिश करेंगे और जो रेड टेपिज्म था तरक्याती मंसूबों को, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था मुख्तलिफ किस्म के, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि पीएसडीपी को आप मीट करने की तो कोशिश करेंगे, एक बड़ा मसला है, इस पे भी बात होनी चाहिए कि क्यों नहीं वो मीट होते वो टारगेट्स, लेकिन एट द सेम टाइम इसको इतना कम क्यों किया गया? पीएमएलएन का जो लास्ट बजट था उसके अंदर ये सिर्फ अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्रीज की बात करें तो 1000 अरब था, ये 2 साल में देखें तकरीबन आधा हो गया, 580 अरब पे आ गया। तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुकती है, इसकी वजह से फिर आगे जॉब्स नहीं मिलती, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। मैं ये सवाल कर रहा था आपसे, इसको बढ़ाना, इसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था? मैं आपको बता रहा हूं जो हमारी गवर्नमेंट का पिछला पीएसडीपी का बजट था वो 701 अरब था, लेकिन अब तो ठीक है, और इस दफा जो है वो जी अब तो 580 पे आ गया ना सर। हेलो जी मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधा बजट है? 50% पे तो नहीं आया है। जो मैंने ऑलमोस्ट लीग की आखिरी गवर्नमेंट थी उसी का तो नून लीग के जो आखिरी दौर है उसी का तो खमियाजा भुगत रहे हैं। जो लोन्स लेके इन्होंने बजट्स बनाए और जितनी बड़ी तादाद में लोन्स इन 5 सालों में लिए गए नून लीग के दौर में, हमारे ऊपर तो सबसे बड़ा जो बर्डन आ रहा है इस बजट में भी सबसे बड़ा बर्डन जो है वो ये जो पुराने डेट्स हैं उनका बर्डन है। अभी भी जो तकरीबन कोई 3200 अरब रुपए का इस बजट में जो हमारे ऊपर बर्डन है वो पिछला जो डेट सर्विसिंग है उसके ऊपर खर्च होने जा रहा है। लेकिन अंदरूनी कर्जे उसके अंदर सर ज्यादा है, जो आप कह रहे हैं कर्जे ज्यादा है और उनका जो कोरोना की वजह से सही, लेकिन ये जो 3000 अरब के आप डेट की बात कर रहे हैं उसमें इंटरनल डेट सर्विसिंग आपने लोकली कर्जे लिए हुए हैं, उस तमाम का तमाम वहां पे आप, क्योंकि ये तो आप क्लेम कर चुके कि 73% आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, आपने वो कर्जे और किस्तें वापस की। तो ये जो अभी 3000 अरब का आ रहा है ये हुकूमत ने लोकली बोरो किया हुआ है, इस हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने। 5000 अरब तो गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस साल में 5000 अरब रुपया वो भी वापस किया है जो इनके लिए हमने जो डेट सर्विसिंग की है। तो फिर पूछ लेते हैं ना, आयशा गौस पाशा साहबा से जरा पूछ लेते हैं। 10 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स की गई हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बावजूद जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अभी स्टेबल हैं। ठीक है जी। आयशा गौस पाशा साहब आप क्या कहेंगी? करंट अकाउंट डेफिसिट की जहां तक बात की जाती है, डेट सर्विसिंग की बात की जाती है, जो 20 अरब डॉलर के करीब था अब वो 2.8 बिलियन डॉलर्स के करीब आ चुका है, 73% वो कम हो चुका है। वो ये कॉन्स्टेंटली आज हमाद अजहर साहब को भी हमने सुना और अभी जो कमोका साहब भी बात कर रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए हुए थे और ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये सब कर्जों पे चल रहे थे और वो कर्जे हमें वापस करना पड़ रहे हैं, और इस वजह से चूंकि हमें वापस करना पड़ रहे हैं तो हमने भी पीएसडीपी को कट कर दिया। आप इस पे क्या कहेंगी? इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं अपने नाजरीन के साथ, जुबैर मोती वाला हमारे साथ मौजूद है, हमारे मईशत सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी तरफ आते हैं जी आयशा गौस पाशा साहब।
जी, मैं गुजारिश करूँ, देखिए पॉइंट ये है कि अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस करते हैं कर्जे लेके और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं जिनसे इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी जी। इकोनॉमी बढ़ती है ताकि रीपेमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उसमें हर्ज नहीं है। इंटरनेशनली ऐसे ही होता है। हमने कर्जा जात लिए, हमने पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाई, 11,000 मेगावाट बढ़ाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसे कहते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़े, और ग्रोथ हमने दिखाई 5.8% की। अब जो कर्जे लिए जा रहे हैं, जो पिछले 2 साल में उतने कर्जे लिए गए, उससे ज्यादा जो हम पिछले 5 साल में लिए गए, इसके दिखाने के लिए क्या है, वो किस डेट डेवलपमेंट सर्विसिंग के प्रोजेक्ट पे लिए लगे, वापस करने थे कहाँ वो लगे, पैसे, वो अकसात वापस किधर करनी थी, लगे? वो सूद वापस होना था। नहीं, देखिए सूद की मेरी बात सुनिए। अब सूद की कहानी तो बहुत ही अच्छी है, जरा आप मुझसे सुनिए। सूद डेट सर्विसिंग क्यों बढ़ी? डेट सर्विसिंग इसलिए बढ़ी कि इंटरनल डेट पे इन्होंने जो पॉलिसी रेट है वो उसको तकरीबन 13.225 तक ले गए, जिसकी वजह से डेट सर्विसिंग की कॉस्ट जो है वो नहीं, अब तो डिस्काउंट रेट कम किया ना मैडम, For अब डिस्काउंट every रेट कम है तो 1% डेट सर्विसिंग भी कम होगी ना, इंटरनल डेट्स की अगर बात की जाए। सुने, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से डेट सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपने जब शरह सूद को 6% से 13% ले गए, तो आपने तकरीबन 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन एक्स्ट्रा डेट सर्विसिंग पे कर दी। फिर आपने बेइंतहा मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा करेंसी को अनस्टेबलाइज कर दिया, ये नए दौर में नई बातों करके कि हम बिल्कुल खुली छूट दे देंगे। ये मामला फिर कहीं और निकल जाएगा। एक्सचेंज रेट तो आप, वो भी अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट नहीं था आपके ख्याल में, सिर्फ ब्रीफली इस पे कमेंट कीजिए। हाँ, देखिए एडजस्टमेंट जो करना था, मेरा पॉइंट ये कि ओवर कर दिया उन्होंने, एक स्टेज पे अंडर वैल्यू हो गई करेंसी, इतना ज्यादा कर दिया, उसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल डेट की लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये 2 गलत पॉलिसीज की वजह से आपकी डेट सर्विसिंग इस कदर ब्लू अप कर गई। इसमें कसूर इनका है और ये इनको एडमिट कर लेना चाहिए। इसलिए अगर नहीं करेंगे तो ये गलती रिपीट करते रहेंगे और बेवजह अच्छे फाइनेंसिंग सारी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी डेट सर्विसिंग पे। एक लास्ट चीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी डेट रिटर्न करते रहे, डेट अगर आप डेट लेके पिछली डेट रिटर्न करते हैं तो आपके कर्जजात बढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ रिटायर भी करते हैं ना डेट। तो ये बात कहना कि हमने तो डेट रिटर्न करी है इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज़ दिस इज द वे इट हैपेंस ऑल द टाइम। अच्छा, ये आखिरी चीज सिर्फ ये फरमा दीजिएगा, अगर आपकी पार्टी की गवर्नमेंट होती तो आप रेवेन्यू किस तरह बढ़ाते, क्या प्रपोज करते, आज क्या तजावीज होती अगर आपका बजट होता, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, टारगेट आप क्या ये ना करते जो आज इन्होंने किया है 25% इंक्रीज का टैक्स रेवेन्यू में? देखिए मेरे ख्याल से मैं अब आपको कहूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो मेरा ख्याल से इकोनॉमी की इतनी बुरी हाल नहीं होती, इट वुड हैव बीन बेटर मैनेज्ड। क्योंकि जिस वक्त हमने छोड़ा था इंडिकेटर्स इतने अच्छे थे, हमारा वो मोमेंटम बना हुआ था कि इकोनॉमी उससे आगे बढ़ जाती। हमने जरा सी इमेच्योरिटी में, क्योंकि नई गवर्नमेंट नई आई थी, इनके इकोनॉमिक टीम ने इतना गेयर में नहीं लिया, इमेच्योरिटी में बहुत सारे एक एडवांटेज था जो खो दिया, और एक छोटी मोटी प्रॉब्लम एक आध सॉल्व करने के लिए 5 इश्यूज और क्रिएट कर दिए। तो ये हाल नहीं होता। दूसरा, आईएमएफ पे जो हमने किया वो हम होम ग्रोन पैकेज लेके जाते हैं, और वो इतना टफ कतई नहीं होता। अगर आप होम ग्रोन कंसेंसस पैकेज लेके जाएंगे तो आईएमएफ की शराइत इतनी टफ नहीं होती, बेटर नेगोशिएट होता। अब स्टिल मतलब उसमें चूंकि मुझे जी आप कंप्लीट कर लीजिए। तीसरी बात ये, मुझे मौका दीजिएगा। जरूर सर, जरूर जी। तीसरी बात ये कि देखिए इस वक्त कोरोना की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर पड़ा है। जी बिल्कुल। इस वक्त भी हमारे पास जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने इस वक्त पहले कुछ अरसे के लिए लोगों को रिलीफ देना है, उसके बाद हमने ये तैयारी करनी है कि अगले 3, 4, 6 महीने में आप इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाएं। यानी ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, ऐसे पोर्टफोलियो लेकर आते हम प्रोजेक्ट्स के कि जिससे आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती, और वो लोगों को फायदा होता जो आम आदमी है। लेबर इंटेंसिव डेवलपमेंट
ठीक है, बहुत यानी शुक्रिया agriculture आयशा पे- गौस पाशा साहबा। सिंस आई नो कि आपको था मुख्तसर टाइम था आपके पास, आपके वक्त का, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बजट ट्रांसमिशन में मौजूद थी। जुबैर मोतीवाला साहब की तरफ मैं जरा कमोका साहब चला जाऊं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, आपको मुकम्मल टाइम मिलेगा मुझे जरा रिस्पॉन्ड जवाब करने के देने लिए। दीजिए फिर। मैं कह रहा हूं असल में उन्होंने अभी ज्वाइन किया ना हमें मोतीवाला साहब ने, तो उनका एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, तफसीली जवाब दीजिएगा फिर। जुबैर साहब, आप क्या कहेंगे? जो हुकूमत कह रही है कि एक रिलीफ बजट है, ये टैक्स न्यूट्रल बजट है और जो नए टैक्सेस कोई नहीं लगाए गए, पुराने टैक्सेस ही होंगे, तो आप समझते हैं कि इसी वजह से उसको वो रिलीफ बजट कह रहे हैं? आपकी ओपिनियन में ये राय, ये क्लेम जो है ये दुरुस्त है कि ये एक रिलीफ बजट है क्योंकि नए टैक्सेस नहीं है इसमें? नए टैक्सेस नहीं लगाए तो 25% रेवेन्यू इंक्रीज कहां से आया? ये तो अगला सवाल अगर है, आपका हम पूछते मतलब हैं नया कमोका साहब टैक्स से। उसी को कहते हैं कि अगर मैं एक कोई अगर बैटरी के ऊपर टैक्स नहीं है और मैंने बैटरी के ऊपर टैक्स लगाऊं, वही नया टैक्स है। कि अगर मेरे पास अगर जो ये सेल्स बन रहे हैं उसको मैं 10% को अगर 20% कर दूं तो वो भी मेरे अवाम के ऊपर तो बोझ उसका आएगा ही आएगा ना। बिल्कुल। आपने देखो हर एक जगह के ऊपर जहां जहां आपने टैक्स के अंदर रद्दोबदल किया है उसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो तो आवाम तक ही पहुंचेगा ना। ये जो 25% रेवेन्यू है 4000 का, अब आप मुझे देखें कि आप अगर 1200 अगर रेवेन्यू आप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो उसको लेके आ रहे हैं। तो Absolutely. ये तो आवाम के ऊपर तो उसका बोझ है ही है। ये कहना कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, ये मेरे ख्याल बड़ी भारी ज्यादती होगी आवाम के साथ। तो आप ये तो समझते मुझे हैं मोतीवाला साहब कि समझ में बताया आता। नहीं जा रहा और अनवारंटेड है ऐसे हालात के अंदर जब मईशत इतनी मुश्किलात का शिकार है, आम आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में क्या, तो ये बताया नहीं जा रहा, लेकिन कहीं और से इन्होंने जनरेट तो करना है। अब अगर ये टारगेट रखा हुआ है तो देखिए इसको मैं अचीव आपको कहां से बताऊं, जनरेट नहीं करना चाहिए, जनरेट करने का ये वक्त नहीं है। सही। बात ये कि ये वक्त जनरेट करने का नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था जब ये फिगर्स दे रहे थे, जब अहमद साहब ने बजट की स्पीच शुरू की और जो उन्होंने कहा कि जी हमने जो जब इस बात पर वो पहुंचे कि 899 अरब रुपए एफपीआर ने कम कलेक्ट किए इसलिए कि कोविड की सिचुएशन थी। सही। तो क्या आज कोविड की सिचुएशन खत्म हो गई? आगे जुलाई के अंदर नहीं, वो नहीं हुई। मोतीवाला साहब वो फर्ज कर रहे हैं कि ये इतना लंबा चलेगा नहीं कोविड। मैं सोच रहा हूँ ये बजट आज क्यों दिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बजट को आज अनाउंस नहीं होना चाहिए था। इसको जो है ना ये क्लब कर देते अगले साल के बजट के साथ और 24 महीने का बजट ये इशू करते, क्योंकि आज ये जितने भी बजट के फिगर्स हैं ये सारे मफरूजे हैं, सारे इबाम हैं, सारे जो है ना ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आज ये जब ने पिछले के बारे में जो उन्होंने कह दिया कि जी 900 अरब रुपए इसलिए नहीं आए कि कोविड था, तो फिर जुलाई अगस्त के अंदर ये कहेंगे जी कोविड था इसलिए कलेक्ट नहीं हुए, तो अब हम जो है जो हमारा जो टारगेट हमने जो एफपीआर को दिया है 4963, ये कितनी प्रैक्टिकल पॉलिसी है कि ये फर्ज कर लेना कि कोविड रहेगा या नहीं रहेगा, और कोविड ये फर्ज कर लेना कि कोविड कुछ ही अरसे में जाने उसके बाद हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा और खुदा पर ऑल टुगेदर इन्हिसार कर लेना, दुआ पर ही इन्हिसार कर लेना, ये कितनी इफेक्टिव पॉलिसी हो सकती है इकोनॉमी रन करने की? इस पे बात करेंगे। और कमोका साहब ने बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई करना है जो आयशा गौस पाशा साहबा कह रही थी कि अगर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट होती तो कंटिन्यूएशन होती उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की और इतने बुरे हालात ना होते मईशत के। हम पूछेंगे कमोका साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक से पहले आयशा गौस पाशा साहिबा से मैं ये सवाल पूछ रहा था कि अगर उनकी पार्टी आज बरसर इक्तदार होती तो वो क्या बजट लेके आते? क्या वो ये टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स ना रखते अपने सामने और वो क्या इस तरह से एलोकेशन ना करते जिस तरह से की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने? और जो पीएचडीपी कम हुआ है कंसिडरिंग कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं और हम अर्न कितने, रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके मुताबिक वो कम होना था। उस पर उनका ये कहना था कि अगर हमारी हुकूमत होती तो एक कॉन्टिन्यूएशन होती, एक तसलसल होता पॉलिसीज का जिस तरह से हमारी हुकूमत में चल रहा था, तो इतने बुरे हालात वैसे ही ना होते। कोरोना से पहले भी वो ये कह रही थी कि भट्टा बैठ गया हुआ था मईशत का। कमोका साहब इस पे आपने रिस्पॉन्ड करना था। अच्छा सर, इसमें मैं गुजारिश कर दूं, डॉक्टर साहबा मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है। जो इनके दौर में जो कुछ होता रहा और जिस तरह से जो प्रोजेक्ट्स किए गए और उनमें किक बैक्स लिए गए और जो अब उनकी क़यादत उसका खुमियाजा भुगत रही है और पूरे पाकिस्तान को पता है वो अभी प्रूव नहीं हुए किकबैक्स, वो प्रूव नहीं हुए अभी सर किकबैक्स किसी भी किस्म के, कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में। वो जब तक प्रूव नहीं हो जाते हम ये कह नहीं सकते कि बाकायदा किकबैक्स लिए गए। ये तो इल्जाम है अभी तक।
ये अभी भी कुछ साबित होना बाकी है। जो अकाउंट्स में ट्रांसफर्स हुई हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब जिस केस में पेशियां भुगत रहे हैं, वो प्रोसिक्यूट होगा, अदालत का मैं फैसला आपकी आएगा बात को तो मानता हूँ। मैं ये बात कहने में तो हक बजानब हूँ ना कि उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर्स हुई हैं, इल्जाम में से, ठीक है। इल्जाम बाकी इस पे कोर्ट फैसला कर देगी जो भी इसका रिजल्ट आएगा। तो देखें, इन्होंने पिछले 2 अदवार जो रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना लोन कर्जा कभी नहीं लिया गया जितना 2 पिछले अदवार में लिया गया। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिटीरियोरेट हुई इन 2 अदवार के दौरान, हमें जिस ये वो कह रही थी कि हमारे दौर में इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे और ऐसा था वैसा, ये सारा कुछ 15 अरब का जो आप लोगों ने कर्जा ले लिया सारा 2 साल के अंदर, इसका क्या जवाब है? गुजारिश सुन लेना, हमने जो पैसे लिए हैं वो डेट सर्विसिंग के ऊपर ज्यादा पैसा नवाज शरीफ साहब भी कहेंगे मैंने भी पैसे लिए थे डेट सर्विसिंग के लिए, क्योंकि जरदारी साहब ने लिए हुए थे। जरदारी साहब के जो इससे पहले प्रोग्राम आया था उसके लिए लिए मैंने। अब 2 साल हो गए हैं, अभी तक हम उसकी बात ही करते हैं। बात सुन लें, मैं आपको बताता हूं कि हमने पैसे कहां खर्च किए। हमने पैसे खर्च किए एहसास प्रोग्राम के ऊपर, हमने पैसे खर्च किए इंडस्ट्री को, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको हमने 6.5 सेंट पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी, 7.5 सेंट के हिसाब $7.5 के हिसाब से हमने उनको जो है पर MMBTU गैस दी है। और जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो गवर्नमेंट ने बेयर किया है। इसके अलावा जो है वो जो चीप लोन्स दिए गए, सस्ते कर्जे दिए गए इंडस्ट्री को उठाने के लिए। हमारे दौर में एक वक्त ये था कि एक महीने के अंदर भी 15 यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कोई 15 से 20% इंक्रीज आ रही थी एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हालात ऐसे हुए हैं, और इन हालात में कहना मेरा असल में मौका साहब इस पे सवाल पता है क्या, प्लानिंग तो सर होनी चाहिए ना। प्लानिंग तो उस पे मैं प्लान फॉर द वर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बता दूं जी, व्हाई कांट वी प्लान फॉर द वर्स्ट? तमाम दुनिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो वर्स्ट के लिए प्लान करती हैं और उम्मीद रखती हैं बेहतर की। यहां पर ये तो नहीं हो सकता कि आप तमाम तर दारोमदार दुआ पर रख दें या फर्ज करने पर या हाइपोथेसिस पर रख दें कि अगर कोरोना खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर ऐसा कुछ स्टिमुलस हमें नजर क्यों नहीं आया बजट के अंदर कि जो इस दम तोड़ती मईशत को कुछ मुहर्रक दे, कुछ उसको जंप स्टार्ट मिलता? मैं आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब को अगर आपकी इजाजत तो ज्वाइन कर शामिल गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ एक बात कह लेने दें, सिर्फ एक बात कह लें। मैं ये नहीं कह रहा कि दुआओं के ऊपर काम चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बंदा जिस किस्म के इस वक्त दुनिया के हालात हैं वो आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब ये कहा जाए ना कि हम फर्ज कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, तो उम्मीद तो वहीं पे की जाती है कि दुआ के लिए आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह बेहतर कर दे, उम्मीद है कि चले बेहतर हो जाएगा। लेकिन वी हैव टू एट द सेम टाइम प्लान फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार भी होना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग भी होनी चाहिए ना। मैं ये पूछना चाह रहा था आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज ये बजट आया? कोई ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो लड़खड़ाती हुई मईशत है, पहले की बात छोड़ दें कोरोना के बाद की, उसको स्टिमुलस मिल रहा हो यहाँ पर, उसको किसी इधर इस बजट में ऐसा पॉइंट हो जिससे उसको जंप स्टार्ट मिल रहा हो, कोई मुहर्रिक मिल रहा हो? मेरा कहना है कि हमें बजट को एक सर्वाइवल बजट या कोरोना बजट के तौर पे देखना होगा। हुकूमत गालबन जहाँ पे ओवर एम्बिशियस होकर गलती कर दी वो ये है कि एक लंबा चौड़ा रेवेन्यू टारगेट दे दिया, GDP पॉजिटिव प्रेडिक्शन 2.1% की वो दे दी। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग हुकूमत के जो इक़दाम हैं, अगर हम देखें, खा वो कोविड से निपटने के लिए हैं या सोशल प्रोटेक्शन जो है उसके लिए जो एलोकेशन हैं, या जो वज़ीर आज़म ने पहले अनाउंसमेंट की थी उनको फाइनेंस बिल का हिस्सा बना के लीगल कवर देने की जो चीज़ें हैं, तो सारी की सारी जो है वो इस अनसर्टेनिटी को एड्रेस कर रही हैं। तो इसको हमें 2 हिस्सों में देखना होगा। एक जो है कि इस बजट के जरिए जो 230 अरब रुपए के करीब जो सोशल प्रोटेक्शन या एहसास प्रोग्राम के लिए रखा गया है, 70 अरब रुपए जो कोविड के लिए रखे गए हैं, 10 अरब रुपए जो कि लोकस के लिए रखे गए हैं, और इस तरह से बाकी मुख्तलिफ जो स्टिमुलस है। एक तो वो इसका जो है कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है जो कि टैक्स ग्रोथ के बारे में है। तो टैक्स ग्रोथ तो मेरा नहीं ख्याल कि होने जा रही है
उसको ये तो सुलैरी साहब आप ज्यादा बेहतर समझते हैं मैशत को, मैं तो एक बड़ा अदना सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर हम बात करें एहसास प्रोग्राम की या नौजवान प्रोग्राम की, तो ये तो गरीब प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए तो ये प्रोग्राम नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपने पहले 12 मिलियन फैमिलीज के लिए 144 अरब रखे, अब आपने पूरे साल के लिए सिर्फ 208 अरब रख लिए। देखिए ये ग्रोथ बजट इसको कहना ही नहीं चाहिए, इसमें यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सर्वाइवल जो बजट जीडीपी जो 2.1% ग्रोथ का जो टारगेट दिया गया है, जो टैक्सेस का टारगेट दिया गया है, वो अनरियलिस्टिक है। ये बजट जो है ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से फंड हो रहा होगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, बायलैटरल लोन जो है उनसे मिल रहा होगा, और ये बड़े टारगेटेड कर्जे मिल रहे होंगे। यानी ये वो कर्जे हैं जिनसे आप तनख्वाहें या पेंशन भी नहीं बढ़ा सकते। ये वो कर्जे हैं जो कि एनर्जी सेक्टर डेट को फीट नहीं फंड कर बिल्कुल सकेंगे। ठीक, अब सबका यही ख्याल है, क्योंकि जितना वैसे एट द फेस ऑफ इट अनरियलिस्टिक लग रहा है ये टारगेट, ये पूरा किस तरह से होगा, तो वो बड़ा उसका जो जवाब आबिद कयूम सुलैरी साहब दे रहे हैं वो तकरीबन यही सोचा जा रहा है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है या यूं नजर आ रहा है कि बाहर से कोई इमदाद मिल रही है या मजीद कर्जे मिल रहे हैं या जो डेफर हो रहे हैं हमारे लोन्स यहाँ पर, वो सब मामला है। मोतीवाला साहब के साथ नहीं हो रहा, ये तकरीबन तमाम जी एब्सोल्युटली। अच्छा मोतीवाला साहब, ये जो डेट सर्विसिंग के हवाले से अभी भी 3000 अरब का यहाँ पे पड़ा हुआ है, वहां से IMF ने, पेरिस क्लब ने हमारी जो लोन सर्विसिंग थी उसको, डेट सर्विसिंग थी, डेफर की है हमारी पेमेंट्स, उसको कोई फायदा नहीं हुआ हमारी इन्वेस्ट इसको मईशत को एज सच एट द फेस ऑफ इट नजर तो कोई नहीं आ रहा। देखिए सबसे पहले तो मैं खुलासा ये करना चाहता हूँ कि चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट हो, अगर इनकी गवर्नमेंट 1947 में आती तो ये कहते ब्रिटिश बड़ा कर्जा हम पर छोड़ गए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप कर्जा छोड़ गए हैं तो ये तो बाप और बेटे की कंपनी है। जब मैं बाप और बेटा मिलके काम कर रहे होते हैं और जो अचानक बाप का इंतकाल हो जाता है तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे। मैं ये कहूंगा मेरे बाप कर्जा छोड़ के गया, मैं नहीं भरूंगा, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। और ये हर जगह एक ही बात करनी, जो 5000 उनका मैंने कर्जा भरा है, तो भाई वो तो एक बतदरीज है, उसको आपकी जिम्मेदारी है और आपको भरना है और भरना चाहिए। उसको लेकर आपने उसको अगर आपने पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है तो उससे तो मईशत नहीं चलेगी। मईशत को अगर चलाना है, इकोनॉमी को चलाना है, तो आपको सबसे पहले एक बात को आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, वन टारगेट, कि हमने इस मुल्क के अंदर रोजगार लोगों को मुहैया करना है किसी सूरत में भी। अब जब आप रोजगार मुहैया करने का एक दफा फैसला कर लें, फिर हमारे साथ बैठे, फिर हम आपको बताएंगे कि रोजगार कैसे मुहैया होता है। रोजगार मुहैया करने का एक ही तरीका है कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर बेहिसाब आप आगे बढ़े उसके अंदर, और जो इंडस्ट्री है उसको फैसिलिटेट करें। इस इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिव एज है उसको आप पैदा करेंगे। आपने इंटरनेशनल मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस देखनी है कि हमारे आर्क राइवल्स कौन है, वो क्या माल बेचते हैं, किस दाम में बेचते हैं, उनके यहाँ कॉस्टिंग क्या आती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनके यहाँ क्या है। एक कोई भी आइटम पकड़ लें जो कि यूनिवर्सल। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि हुकूमत की जो समत है वो समत ही दुरुस्त नहीं, या फिर मोतीवाला साहब एक्चुअली प्रोग्राम का इस वक्त ट्रांसमिशन का टाइम खत्म हो गया, अगले घंटे में इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आबिद कयूम सुलैरी साहब, कमोका साहब मौजूद थे और जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद थे, और वो जो एंड पे बात ये कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो गलत है। हुकूमत को एक बाकायदा एक समत और इख्तियार करनी चाहिए जहां पर PSDP बढ़ाया जाए ताकि ग्रोथ बढ़ सके। इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। पब्लिक न्यूज की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। नाजरीन, हम बात ये कर रहे थे बजट ट्रांसमिशन के अंदर कि ये जो आज बजट पेश किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, इस पर एक तनकीद ये है कि यहाँ पर जो ग्रोथ कहा जा रहा है कि आगे भी कम ही रहेगी, महंगाई यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद जो टारगेट अचीव करने हैं वो एक बड़े टारगेट रखे गए हैं। और फिर इस पर तनकीद आती है कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों है, ये ऐसे गैर हकीकी टारगेट्स रखे क्यों गए हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर आगे समझ नहीं आता कि एलोकेशन किस तरह से हो पाएगी। क्योंकि जब आपने जो टारगेट रखे हैं रेवेन्यू के आप वही अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपने आगे जो बताया कि हम फला चीज को इतना एलोकेट करेंगे, वो आप किस तरह से अचीव करेंगे। लेकिन हम आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद भी हैं, वो ये कह रहे थे कि इसको ग्रोथ बजट समझना भी नहीं चाहिए, इसको सर्वाइवल बजट समझना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जहां पर इकोनॉमीज, जहां पर पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रोथ है वो मनफी में जा रही है, तो पाकिस्तान भी कोई मुख्तलिफ नहीं है और पाकिस्तान इससे हिट हुआ हुआ है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि हम ये फर्ज कर रहे हैं, यहां पर नजर ये
आ रहा है, आज के बजट से ये नजर आ रहा है, और हुकूमती वज़रा और हुकूमती ओहदेदार जो टीवीज पर आकर बयान देते रहे उससे नजर ये आ रहा है कि ये फर्ज किया जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि कोरोना शायद इतना लंबा नहीं चलेगा। इन द सेम ब्रेथ वजीर आजम साहब ये कह देते हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जिंदा रहना होगा, ये कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं पर रहेगा। ये दो बड़ी मुतजाद सूरतें हैं। तो उम्मीद, सिर्फ उम्मीद का मतलब है कि आप दुआ पर ही इन्हिसार करें, तो सिर्फ दुआ पर तो इन्हिसार नहीं किया जा सकता, वर्स्ट की प्लानिंग की जाती है। पूरी दुनिया के अंदर ये तो नहीं होगा कि सिर्फ उम्मीद के आसरे पर कि 3-4 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हमें वो जो वर्स्ट की प्लानिंग है, बदतरीन की जो प्लानिंग है कि बदतरीन हालात खुदा ना करे अगर आ जाए, तो उनसे निपटना कैसे है वो हमें नजर नहीं आ रहे। इस पर हम डिस्कशन करेंगे बजट ट्रांसमिशन के इस घंटे में। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स रखे गए हैं वो अचीव किस तरह से होंगे। तीसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल लोन्स जो हमने लिए हुए थे, IMF से जो लोन लिया हुआ था, G20 कंट्रीज हमारे लोन को डेफर करने के लिए जो कह चुकी हैं, जो हमें रिलीफ मिल चुका है, लोन डेफर हो चुके हैं हमारे, उसका असर फिर यहां पर नजर क्यों नहीं आ रहा। अभी तक 3000 अरब के कर्जे इस साल भी हमने देने हैं, वो वहां का वहां क्यों मौजूद है, उसकी वजह क्या है, क्या वो अंदरूनी कर्जे हैं ज्यादा या फिर वो बैरूनी कर्जे भी हैं, ये सब सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हुकूमत की यहां पर हिकमत अमली जो आज हमें नजर आई, जब हमाद अजहर साहब ने बजट पेश किया तो आपने देखा होगा सबसे पहले उनकी स्पीच स्टार्ट हुई हमदे बारी ताला से, फिर कलामे बारी ताला से, फिर उसके बाद सलातो सलाम हुआ, और फिर उसके बाद डायरेक्ट और वो कोई बात किए बगैर बिला तामुल सीधे आ गए ऑपोजिशन के ऊपर कि ये जो पिछली हुकूमत थी इनकी ये नाअहली थी, इन्होंने ऐसा काम किया तो उसकी वजह से हम इसमें फंस गए और उस पर फंस गए। अब ऐसे में मेरे जैसा एक आम लेमैन कह लें जिसको इकोनॉमी की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, वो जब देखता है तो वो कहता है लो जी खुदा ही हाफिज। इसका मतलब है कि आप पहले ही एक तौजीह बता रहे हैं कि चूंकि हालात इस तरह बुरे थे, और वो भी 2 साल बाद ये दूसरा बजट आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो हम आज ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दूसरा बजट भी आएगा, पिछले बजट में चले फिर भी किसी तरह से एक्सप्लेनेबल है, जस्टिफाइड है कि आप कहेंगे जी पिछली हुकूमतों ने काम खराब कर दिया। आज हम दोबारा उसी तरह से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं सारे मामले को, इन सब मामलात पर बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने करनी है वो हमने करनी है PSDP के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हवाले से। पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडल है वो ये होता है कि आप कर्जे लेते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से यूज करते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज करते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है, वहां पर जॉब्स क्रिएट होती हैं, उससे ग्रोथ होती है। कर्जे चाहे आपने ले लिए, जैसे फरीद ज़करिया साहब एक बड़ी मशहूर बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो कर्जे होते हैं वो मॉडर्न इकोनॉमीज की हार्ट बीट्स की तरह होते हैं, उन पर मॉडर्न इकोनॉमीज चल रही हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर कर्जे नहीं लिए जाते? अमेरिका की अगर आप बात कर लें, एक बड़ी इकोनॉमी है, एक डेवलप्ड मुल्क है, लेकिन वहां पर बड़े कर्जे हैं, उनके ट्रिलियंस के अंदर उनके कर्जे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ग्रोथ रेट इस तरह नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर है। एंड सेम इज द सिचुएशन विद द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मारे मईशत हैं, उनके अलावा आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारे मईशत है। सुलहरी साहब पहले आपकी तरफ आ जाता हूं, जो PSDP के हवाले से बात की जा रही है कि ग्रोथ वहां पर जहां पर इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है, और फिर PSDP, इसको तरक्याती बजट को बढ़ाना चाहिए था, इसको बचाना चाहिए था, नो मैटर व्हाट। आपने पिछले अगर डेट सर्विसिंग भी करनी थी तो उसके बावजूद भी इसको हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर कल को ग्रोथ होनी है, और पूरी दुनिया के अंदर ये मॉडल है। आप अग्री करते हैं इस बात से? आबिद कयूम सुलहरी साहब साथ मौजूद हैं आप? आबिद कयूम सुलहरी साहब को दोबारा मिलाने की कोशिश करेंगे। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आपने वक्त दिया स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के अंदर। क्या आप अग्री करते हैं इस बात के साथ कि हुकूमत की जो ये पॉलिसी हमें पिछले 2 साल से नजर आ रही है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर स्पेंडिंग कम कर दी गई है, हालांकि स्पेंडिंग बरकरार रखनी चाहिए थी, अगर इंक्रीज नहीं भी करनी तो बरकरार रखनी चाहिए थी? आप अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन जो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है वो ये है कि तरक्याती बजट तो प्रोटेक्ट हमने करना था, लेकिन जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये अजीब सी बात है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए पिछले बजट में भी हमने देखा कि जो रकम रखी जाती है, एलोकेट की जाती है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, वो इस कदर अनरियलिस्टिक होती है, अगेन गैर हकीकी होती है कि अगर हम ये अज्यूम कर लेंगे इसी तरह से, मिसाल के तौर पे ML1 प्रोजेक्ट के लिए जितनी रकम रखी गई और टोटल उसका जितना तखमीना है, अगर हम उसकी बात करें तो जितनी रकम रखी गई 25 अरब के करीब, उसके मुताबिक ये कोई 25-30 साल लग जाएंगे, ये बड़े आसानी से 25-30 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है, किस किस्म की प्लानिंग है इस हुकूमत की तरफ से? इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ पर हैं, उसमें भी जितनी इस वक्त एलोकेशन की गई है वो इस कदर अजीब सी है, इतनी थोड़ी है कि वो भी 15 से 20 साल लग जाएंगे उनको पूरा होने में। अशफाक तोला साहब हमारे साथ फिर से लाइन पर मौजूद हैं। सर एक दफा फिर बहुत खुशामदीद आपको बजट ट्रांसमिशन में। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वो ये था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में और जो PSDP में हमने कमी की है, तरक्याती बजट में हमने कमी की है, क्या आप समझते हैं कि आप अग्री करते हैं इस राय के साथ कि पूरी दुनिया के अंदर कर्जे लिए जाते हैं लेकिन उनको
प्रूडेंटली, अकलमंद तरीके से स्पेंड भी किया जाता है और उसी की बेस के ऊपर आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये इस हुकूमत की गलत पॉलिसी है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट इन्होंने रोकी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली देखिए, इशू आपको भी पता है कि इनके पास जो डेवलपमेंट बजट के लिए स्कोप है बहुत थोड़ा सा है। ये कर्जे जो ले रहे हैं 1.4 ट्रिलियन के लोकल कर्जे ले रहे हैं और 800 बिलियन के फॉरेन कर्जे लेंगे इस साल, ये जो आपके बजट डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। 400 बिलियन के ये सुकूक बॉन्ड 450 बिलियन के ले रहे हैं लोकली, 400 बिलियन के टी बिल और 400 बिलियन के ही आपके PIBs लेंगे। तो ये इतना बड़ा कर्जा वो लेना चाह रहे हैं। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इनकी जो टोटल रसीद के अंदर 1.483 बिलियन के बाद अगला जो इनका जो फॉरेन इनका जो कंपोनेंट है इसमें कमर्शियल बैंक से लोने लेने जा रहे हैं, जिसको ये हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने इतने रिकॉर्ड नोट छापे हैं इस मरतबा, इतने रिकॉर्ड नोट छापे हैं कि मेरा ख्याल है इसकी नजीर की माजी में 72 सालों में नहीं मिलती। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अच्छा, हुकूमत कहती है कि स्टेट बैंक से हमने कोई मदद नहीं ली। स्टेट बैंक का तो सरबराह इस वक्त कर्जा नहीं लिया सर। वो देखिए, वो कहते हैं हमने स्टेट बैंक से नहीं लिया, हमने उल्टे कान में जो है ना अपना नहीं लगाई थी अपना एंट्री, हमने सीधे कान में लगा दी। तो हमने बैंक से ले लिया, स्टेट बैंक से नहीं लिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपने कर्जा लिया है कि नहीं। सवाल ये है कि ये तो नहीं कहा था ना के जी के शाहिद साहब से लिया था और अशफाक साहब से नहीं लिया था। बाजवा साहब ने कर्जा लिया है, अकबर बाजवा, भाई सॉरी, अकबर बाजवा ने कर्जा लिया है, शाहिद साहब से लिया है, अशफाक साहब से नहीं लिया। कर्जा तो लिया है ना आप, कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, बिल्कुल सही। और आपको महंगा पड़ा। स्टेट बैंक से कर्जा लेते तो उसका जो प्रॉफिट होता तो वो आपको डिविडेंड के शेप में वापस आ जाता, ठीक है ना। मगर अब मसला ये है, यहाँ पर मुझे समझनी पड़ी IMF के एग्रीमेंट के साथ आप कैसे जिंदा रह सकते हैं इन हालात में। बिल्कुल ठीक। तोला साहब, अब आपके पास चूंकि टाइम कम है, क्विकली सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे हम खर्चे कम करते आ रहे हैं, ये IMF की वजह से है क्या? आपके पास स्पेस ही नहीं है ना। आपके पास टोटल 0.4% ऑफ GDP आपका जो है ना, क्या वो हमें पुश कर रहे हैं कि आपकी फिस्कल स्पेस कम है तो इस वजह से आप डेवलपमेंट में ना खर्च करें? तो सर आप मुझे बताएं ना, 0.4% में आप कहां से फिस्कल डेफिसिट पूरा करोगे? आपको या तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के बाद अगर मैं आपको अपना भी कैलकुलेशन कर रहा था, अगर मैं 11,000 अरब का भी कलेक्शन करता हूँ ना टैक्स का इस NFC अवार्ड के साथ, फिर भी आप डेफिसिट बजट में हो। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए भी मेरे पास 1,000 अरब होंगे शायद अपना PSDP के लिए। तो आप मुझे तो ये एग्रीमेंट की शराइत समझ ही नहीं पड़ी क्या हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईनों ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। जो हुकूमत कह रही है कि ये टैक्स फ्री बजट है, ये टैक्स न्यूट्रल बजट है, बट एट द वेरी सेम टाइम जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखे गए हैं वो 25%, मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया। ये अचीव कहां से करना है अगर नए टैक्सेस नहीं लगाने? रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है इस हुकूमत ने? आपको क्या पॉलिसी नजर आ रही है आगे? मुझे बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं कि इस हदफ को ये रिवाइज करेंगे जैसे कि पिछले साल 3 दफे किए। नंबर 1। नंबर 2, बुनियादी नुकता ये है कि जो FBR के रेवेन्यूज का हदफ है, अगर मैं 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेता हूं कि ये हासिल हो जाता है, तो उसके बाद जो सूबों को NFC अवार्ड के तहत पैसा जाना है, कानूनन जाना है, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। उसके बाद जो पैसा वफाक के पास बचेगा उससे तो सूद ही अदा नहीं होता। और फिर अभी दिफा में आपको 1200 अरब रुपया पूरा मुल्क चलाना है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये हदफ जो कि हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप टैक्स चोरी की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप 3 टैक्स एमनेस्टी ला चुके हैं जो दुनिया में कहीं नहीं आई है 1.5% के ऊपर। तो ये हदफ कैसे हासिल होने का तो सवाल नहीं है। एक चांस था कि जो इनकम तो हो नहीं रही है लोगों की, या वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हो तो रही है, लेकिन जो एसेट्स हैं, चोरी के पैसे के एसेट्स हैं, जिसके लिए टैक्स एमनेस्टी लाए थे जुलाई 19 में 1.5% की प्रॉपर्टी और दूसरे, उसकी तमाम तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं। नंबर 1। नंबर 2, कानून में ये गुंजाइश रखी गई थी, बल्कि कानून था जिसका इश्तहार दिया गया था कि जो लोग इस एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाएंगे उनके हम असासे जब्त कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, जब्त किसी के मत करें, मुल्की कानून के तहत टैक्स ले लें। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड ये है कि जिन असासों की तफसीलात हुकूमत के पास हैं चोरी के पैसे के, जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया,
जो मुल्क के अंदर हैं, जिसके लिए हुकूमत को कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ले सकते हैं, उससे 900 अरब रुपया हमको मिल सकता है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस पैसे को तालीम पे भी ले जा सकते थे, सेहत पे भी ले जा सकते थे, तो उससे हमारे बहुत से मसले हल हो जाते। मगर एक सेनेटर साहब ने पीटीआई के शायद साहब इस तरह की तो बड़ी सारी चीजें ना, मतलब यहां पर अगर हम सिर्फ उस बेनामी कमीशन की बात कर लें, द गुड ओल्ड बेनामी कमीशन, उसका पता ही कोई नहीं है वो गया किधर है, जिसने तहकीकात करनी थी और बेनामी लैंड पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान से खत्म करनी थी और उसके बाद हमारे पास कुछ रेवेन्यूज आने थे। इसी तरह की और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ओवैस तौहीद साहब ने एक्चुअली शायद साहब हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। थैंक यू वेरी मच ओवैस तौहीद साहब, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। मैं एक बात सोच रहा था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इस पे आपका कमेंट क्या होगा कि ये कंसेक्यूटिव सेकंड बजट में आप पिछले साल तो फिर कुछ समझ आता है, जस्टिफाई होता है कि आप बजट स्पीच स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि ये पिछली हुकूमत हमारे लिए ये तमाम मुसीबतें छोड़ के चली गई थी, तो इस वजह से हमें ये बजट देना पड़ रहा है। इस दफा भी बजट तकरीर का आगाज होता है, स्टार्ट ही होता है तो वो ऑपोजिशन पर तबर्रा करने से होता है, तो वहां पर मेरे जैसा आम बंदा तो देख के सुन के पहली समात में डर जाता है कि ये खुदा ही खैर करे, अब पता नहीं क्या बजट देने लगे, और वही आपके सामने है फिर जिस तरह का बजट आया। तो कितनी जस्टिफाइड है अभी तक ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी के ऑपोजिशन पर डाल के आप अपना बजट पेश कर रहे हैं? नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसका जाहिर बात है कि उनका एक फंडामेंटल जो उनकी जो फंडामेंटल्स है उसके अंदर ही यही है, एक पॉलिटिकल मंत्रा है कि माजी की हुकूमतों ने लूट खसूट की है, और जाहिर बात है कि एक बोझ तो छोड़ के गए हैं, चाहे मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PMLN की हो। और अब उसका कंपैरिजन कितना जायज है नहीं जायज वो एक अलग बहस है, लेकिन एक बोझ तो रहा है, चाहे वो फॉरेन रिजर्व का हो, चाहे वो डॉलर और पाकिस्तान रुपये की पैरिटी में हो, और चाहे पाकिस्तान के अंदर माशी इस्लाहात का मसला हो, तो वो तो एक है प्रॉब्लम। लेकिन 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौन सी ऐसी माशी इस्लाहात की हैं जिनको वो एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया है, सनती ग्रोथ में क्या किया है? और मैं समझता हूँ कि जो आज का जो बड़ा मसला था ये तो एक पॉलिटिकल उनका एक डिस्कोर्स है जिससे वो शुरू करते हैं। हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों को नापसंद हो, लेकिन मैं समझता हूँ उनके वोटर्स और उनके वोट बैंक के लिए ये एक अहम जुज है। लेकिन दूसरी तरफ जो आज जो नजर आया, या कल जब डॉक्टर हफीज शेख साहब ने इकोनॉमिक सर्वे जब पेश किया, तो उसमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान की माशी मुसीबतों का सारा मसला जो है वो कोरोना से शुरू हुआ और कोरोना पे खत्म हुआ, तो मैं समझता हूँ किसी हद तक जायज नहीं है। कोरोना में जाहिर बात है कि फरवरी के अंदर पहला केस आया, तो फरवरी मार्च अप्रैल में 3-4 महीने में ऐसा कौन सी वो हो गया, जाहिर बात है कि बिल्कुल उससे इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक आपने कितनी ग्रोथ की, क्या हुआ? और वही एक प्रिटेक्स्ट बना रहे थे, वही एक प्रेमिस बना रहे थे जब आज हमाद अजहर साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो तैयार करदा जो बजट पेश किया, मैं समझता हूँ कि खदोखाल तो जाहिर बात है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं और टारगेट भी रियलिस्टिक नहीं है। कोरोना से बहुत बड़ा झटका लगा, पूरी दुनिया में लगा, वो तो अमेरिका के अंदर वैसे, लेकिन यहाँ पर एक के करीब जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो श्रिंक हुई है। लेकिन वो जो वो कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू का जो नंबर है वो कोरोना से मुतासर तो हुआ है। कराए हैं हुकूमत को, इसी तरह 11.5% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है यूके की इकोनॉमी, तो पूरी इकोनॉमी को एक हिट तो पड़ी है कोरोना से, और पाकिस्तान के अंदर भी पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक अभी शेख साहब कह रहे हैं 3000 बिलियन जो है उसका धचका लगा है, तो सही कह रहे होंगे, उन्होंने भी एक अंदाजा लगाया है और हकीकी तौर पे तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जो इससे खतरनाक जो प्रोजेक्शंस है वो है जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमिक थिंक टैंक्स कह रहे हैं। वो एक कहते हैं कि 8 मिलियन जो है, हफीज पाशा साहब कहते हैं कि 8 मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड लोग हो जाएंगे। पाइट का जो रिसर्च सर्वे है जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कोट किया था अपने एक कोरोना के मीडिया टॉक में, 18 मिलियन वो बता रहे हैं अनएम्प्लॉयड लोग हो जाएंगे। तो 60-65 मिलियन की लेबर फोर्स में इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है
वो हो जाना तो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और मैं समझता हूँ कि जो बजट था उस पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई। यहाँ पर ना वैसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैं ऐड कर दूं। जो तवक्कुआत थी क्या वो पूरी हुई? मैं समझता हूँ कि वहां पर तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। लेकिन उवैस साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो आज बजट पेश किया, बजट पेश करना मुश्किल मरहला था और इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा जो है वो कमजोर है और कोरोना का उस पर इम्पैक्ट भी बहुत है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मंफी में आपकी ग्रोथ रेट हो रही है और आपकी सारी प्रोजेक्शन, चाहे वो APR की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आपका शॉर्टफॉल हुआ पिछले साल का, तो इस साल ऐसा क्या होगा जब आप 4,900 अरब रुपए जो है वो टैक्स वसूलियात। बहुत आम सवाल है, बहुत आम सवाल है। अब ऐसा मुझे एक छोटी सी बात ये बताइएगा कि ये फर्ज कर रहे हैं यहाँ पर कि 4-5 माह में कोरोना चला जाएगा, ये यहाँ पर ये फर्ज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5 माह में कोरोना चला जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं कि कोरोना के साथ हमें रहना होगा, इसने कहीं नहीं जाना, ये यहीं पर रहेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक बहुत बड़ी यहाँ पर नजर आ रही है और उसी के मुताबिक हमें कुछ इंडिकेटर्स इसी बजट के अंदर नजर आ रहे हैं। जो एलोकेशंस की गई हैं वो इन 4-5 माह को जहन में रख के की गई है। उम्मीद की गई है कि ये 4-5 माह में चला जाएगा तो उसके बाद फिर आगे की आगे देखी जाएगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे नजर आ रही है? तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3-4 महीने का मुझे ऐसा लगता है कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है और जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं उनकी एक जो व्यू है देखने का कि ठीक है अभी आप लेवरेज ले लें, अभी आप देखें कि सिचुएशन बेहतर होती है नहीं होती, और उनकी जो सिफारिशात हैं या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये बजट की जो बजट पेश किया गया है वो है। तो ये मैं समझता हूँ, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन जितनी मेरी नाक़िस राय में और मेरी नॉलेज है वो ये कि आने वाले महीनों के अंदर जो है इनको रिविजिट करना पड़ेगा। और रिविजिट इस तरह से करना पड़ेगा कि जो आपने बुनियाद रखी है, जिस बुनियाद के में आदाब जो आपने सेट किए हैं, अगर वो ऑफ है, अगर वो गलत हैं या वो इतनी अचीव नहीं कर सकते, तो फिर जो आपकी सारी प्रोजेक्शंस हैं वो भी फिर ऑफ होंगी। तो इसका मतलब है आपको रिविजिट करना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर कोरोना ज्यादा अर्से के लिए रहता है और हमारी एक्सपोर्ट जो है उस पर एक बड़ा हिट है, क्योंकि बाहर ममालिक में भी कोरोना ने हिट किया है, तो वहां पे एक्सपोर्ट जब कम होंगी फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मंफी के अंदर है। बड़ी सनतों में आप प्रोजेक्शन भी मंफी में ही दिखा रहे हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप जो है वो एक प्रोजेक्शन जो है बड़ी ग्रिम सी पिक्चर आगे नजर आ रही है। खुदा न खास्ता अगर ये सारा मामला आगे बढ़ा, उवैस तौहीद साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसका सियासी इंपैक्ट क्या हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोरोना आगे मजीद बढ़ गया, जिससे जितनी की हुकूमत ने उम्मीद लगा रखी है, अगर उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गया तो सियासी इंपैक्ट इसका क्या आएगा, कंसिडरिंग कि जो ऑलरेडी हुकूमत की फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उन पर काफी तनकीद हो रही है। आई लास्ट यू दिस, शायद साहब आप ये बताइए, आज के बजट में आपको कोई ऐसा पॉइंट नजर आया कि जहां से ये पता चलता हो, इंडिकेट होता हो कि कोई स्टिमुलस देने की, कोई मुहर्रक देने की कोशिश की गई है, कोई जंप स्टार्ट देने की कोशिश की गई है उस इकोनॉमी को जो एक तो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी और ऊपर से कोरोना आ गया था? शायद साहब देखिए, मैं पहले आपसे यह कहता हूं कि ऐसा कोई इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा 2-3 बुनियादी बातें कि ये बजट किन हालात में आया है। जब तक 2-3 मिनट में उसको नहीं समझेंगे कोई चीज हासिल नहीं होगी। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस हुकूमत को GDP ग्रोथ रेट विरसे में मिली थी 5.5%, ये रिकॉर्ड पर है। और 19 में जब कोरोना नहीं था तो ये हमारी ग्रोथ रेट गिर के हो गई 1.9%। ये हुकूमत कह रही है, स्टेट बैंक कह रहा है। ये 60 में 5वीं बदतरीन कारकर्दगी थी। फिर 2020 में आ जाएं, फरवरी में जब कोरोना नहीं आया था तो फरवरी तक जो प्रोजेक्शन थी ग्रोथ रेट की 2% थी, जो कि 60 सालों में जो है 6 बदतरीन कारकर्दगी। लेकिन जो सबसे परेशानी की बात है वो ये है कि 2018 में पाकिस्तान में जो मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई थी वो थी $5,700 मिलियन और 2019 में ये $250 मिलियन रह गई। तो आप ये देखिए कि 5,500 का फॉल हो गया, 94%। ये क्या चीज जाहिर कर रहा था, इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। तीसरी बात थी कि हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव में चला गया। अफरात-ए-ज़र जो 16, 17, 18, 3 साल तक 4% था, वो हमारा 9 और 14% पर आ गया, दुगने से ज्यादा। और कर्जे जो पिछले 10 वर्षों में $4.9 अरब सालाना बढ़े थे, वो $8.5 अरब सालाना बढ़ गए।
और ये बढ़े जो हैं अदा करने के बाद बढ़े हैं। जो आपने 30 अरब डॉलर के कर्जे लिए 15 वापस कर नहीं दिए। तो शायद साहब आपको ये लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आगे जाकर, आज तो अनाउंस नहीं किया, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ सकते हैं, कोई मजीद लोन्स लिए जा सकते हैं, इस तरह का कोई अनवारंटेड बर्डन, बोझ इस बदहाल मईशत के ऊपर मजीद आ सकता है, और खासतौर पर इंडस्ट्री के ऊपर जो अभी इस चीज की मुतामिल नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है आगे? देखिए, ये शरह नमू का हदफ रिवाइज होगा, टैक्सों की वसूली का हदफ रिवाइज होगा, कम किया जाएगा, और बजट खसारे का हदफ जो है वो बढ़ाया जाएगा। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए आपने रकम रखी है उसमें कटौती की जाएगी, और जो सूबों को रकम जानी है वो भी कम जाएगी। तो बेसिकली ये एक ऐसा बजट है, इनको हुकूमत को भी पता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कुछ महीनों के बाद रिवाइज होगा। मगर जो चीज हमें देखनी है कि जो मुश्किलात मैंने अभी आपको चंद बताई हैं, क्या इनमें से कोई एक खराबी भी दूर होगी इन बजट तजावीज से? जो चीज मुमकिन थी, रोजगार की फराहमी बगैर बजट में 1 रुपया डाले, 1 रुपया बजट में इम्पैक्ट डाले बगैर अगर मैं लाखों जॉब प्रोवाइड कर सकता था तो उसको क्यों नजरअंदाज किया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ये सोच रही है कि अगले 3 साल कोरोना और चोर डाकू में निकल जाएंगे, कि कोरोना का इम्पैक्ट हुकूमत का। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी, वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की गिरती मईशत को कुछ संभाला, कुछ सहारा मिला था जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसके अलावा जो डिस्काउंट रेट कम हुआ उसकी वजह से हमारी जो इंटरनल डेट सर्विसिंग थी उसमें हमें कुछ रिलीफ मिल गया। क्या आगे ये उम्मीद है कि हुकूमत मजीद कम कर सकती है इंटरेस्ट रेट को, इस मईशत को संभाला देने के लिए, और डिस्काउंट रेट में भी मजीद कमी मुतवक्के है या नहीं? इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट कम होने से जो कुछ सहारा मिला है पाकिस्तान की गिरती मईशत को और ख़ासतौर पर सरमायाकारों को, उसमें मजीद कमी होगी, ये हुकूमत करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि करनी तो चाहिए, आगे वो नज़र आना चाहिए। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। ओवरऑल हम जो डिस्कस कर रहे हैं और क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज बजट स्पीच की और जो तजावीज़ हमाद अज़हर साहब की तरफ से सामने आई, उसमें सबसे पहले तो हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि जो उन्होंने टारगेट रखा है टैक्स रेवेन्यू का, वो किस तरह से अचीव किया जाएगा उस पर कुछ बताया नहीं गया। इंडिकेटर्स भी कुछ नज़र नहीं आए और कुछ स्ट्रैटेजी उस पर नज़र नहीं आई। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ तो ज़रूरी है, एट द वेरी सेम टाइम जो हम पहले PSDPs की बात कर रहे थे कि ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन माली खसारा जो है हमारा, फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4% था, 0.5% बेहतर था। जो टारगेट्स IMF की तरफ से मिले हुए थे उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको सरंजाम बहरहाल दे रहे थे कोरोना से पहले। तो हुकूमत किसी हद तक हक बजानिब होती है जब वो ये बात करती है कि मार्च से पहले की अगर बात की जाए तो हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे बनस्बत मार्च के बाद, यानी कोरोना के बाद। और ये मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार है, मारूफ एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया और ये सब आपने वक्त दिया। आज आपने भी देखी होगी बजट स्पीच जिस वक्त वो शुरू हुई, पहले कलाम बारी ताला था, उसके बाद हमदो सना और फिर सलातो सलाम के बाद हमाद अज़हर साहब सीधा ऑपोजिशन के ऊपर चले गए। तो वहां पर देखकर अगेन दूसरे कंसेक्यूटिव साल ये देखना कि आप बजट पेश कर रहे हैं, आप कर दें और फिर उसके बाद बता दें कि जी ये बजट इतना मुश्किल हम इस वजह से बना पाए कि ये ऑपोजिशन जो है इनके ये मामला थे, ये कारनामे थे। लेकिन स्टार्ट ही वहां से कर देना ऑपोजिशन के साथ, क्या आज जस्टिफाइड हैं? ये दूसरे साल जब इनका कंप्लीट होने वाला है और दूसरा बजट पेश कर रहे हैं, तब भी ऑपोजिशन पर तबर्रा करके बजट की तरफ आना? देखिए, बुनियादी तौर पर दूसरा नहीं तीसरा बजट है। पहला बजट भी उन्होंने पेश कर दिया था शुरू में आते ही, शुरू में इसको उन्होंने रिपीट करके पेश किया था, और 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को देखने के लिए। मैं आज भी एक जगह कह रहा था कि आप देखें कि पाकिस्तान जिस वक्त बना है उससे ज्यादा बुरी हालत कभी होगी जो किसी को मुल्क को मिली हो, कि आपकी तमाम तरह इवन ट्रेजरी के जो पैसे थे वो के सारे वो भी दिल्ली में रख लिए गए थे और इंडिया उसको काबज था, कोई नहीं दे रहा था। हालात ये थी कि 2-3 कारखाने थे, कोई इंडस्ट्रियल सूरत हाल नहीं थी, और कभी किसी एक शख्स ने कायद-ए-आज़म से लेके लियाकत अली खान तक, अब्दुल रशीद तक ये गिला किया हो कि हमें इस बुरी हालत में जो मुल्क मिला है हम क्या करें, हम तो तबाह हो गए, उन्होंने तबाह कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। एक जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन से वो लोग जुट गए, और आप हैरान होंगे कि पूरी की पूरी कौम ने सिर्फ 10 सालों के अंदर, हालत ये थी कि सिर्फ 10 साल में कह रहा हूँ 68 के तक पाकिस्तान जो था दुनिया के नक्शे के अंदर 58-60 तक इस सतह पे आ चुका हुआ था कि एक इकोनॉमिक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता था। और 68 की जो किताबें हैं उसके अंदर तो पाकिस्तान जो है, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की किताबों में एक ऐसा तजर्बे के तौर पर
बताया जाता था, पढ़ाया जाता था यूरोप की किताबों के अंदर। मुझे IELBS की वो कोर्स बुक्स अभी तक याद है, जिन्हें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देख लो, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कोई गिला नहीं, कोई ये चीज नहीं कि हमें क्या मिला था और हम क्या करते हैं। ये बेसिकली होता ही उस वक्त है कि जब आप खुद नाकाम हो चुके हो। आज का बजट जो है ये बुनियादी तौर पर एक कॉपी पेस्ट बजट है जो गुज़श्ता 30 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। एक चीज कैसी नहीं मैं समझूं कि जो मैं, क्योंकि मैं खुद इस मशीनरी का हिस्सा रहा हूं, मुझे और मैं हमेशा ये कहता था कि जब तक इस मशीनरी से निकल के बाहर बजट नहीं बनाया जाएगा, आपके मामला तय नहीं किए जाएंगे, आप आगे इस ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलेंगे तो तब ये बजट होगा। आप देखें किसी किस्म की बहुत अखराजात जो कि जिसे कहते हैं ना कि नॉन डेवलपमेंट अखराजात में डिजास्टर अखराजात होते हैं, वो उनमें कोई कमी नहीं हुई, वो वैसे ही लल्ले तल्ले कायम है। हम जब बच्चे होते थे तो एक डिप्टी कमिश्नर के कमरे में अंग्रेजों के बनी हुई बैत की कुर्सियां होती थी, एक पुराना सा पंखा होता था, एक छोटी सी जीप भी डिप्टी कमिश्नर के पास होती, बाकी किसी के पास नहीं होती थी। ये इनकम टैक्स के दफातर, ये बाकी दफातर, ये सादगी की नमूना। बड़ी जबरदस्त बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये सब मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा गो के हम थोड़ा सा डायग्रेस कर जाएंगे टॉपिक से, लेकिन इस पे बात करना इस वजह से जरूरी है नाजरीन कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है हमारी इकोनॉमी के साथ। और ये साहब जो रिफॉर्म्स, जो तब्दीलियां लाने का इमरान खान साहब वादा करते थे, मिसाल के तौर पर अमीरों को टैक्स करूंगा, गरीबों को रिलीफ दूंगा, मिसाल के तौर पर लैंड रिफॉर्म्स करनी थी उन्होंने, मिसाल के तौर पर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है इनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने थे, एग्जैक्टली जिसकी आप बात कर रहे हैं। और ये साहब वो रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, उन रिफॉर्म्स के खद्दो खाल भी अभी तक हमें नहीं पता। तो क्या इमेजिन करें हम यहां पर, क्या अज्यूम करें हम, इमरान खान साहब ये जान के नहीं कर रहे या भूल गए हैं या कर ही नहीं सकते या किया नहीं, करने नहीं दे रहा इनको कोई, क्या करें हम अज्यूम? इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर अपनी उस पर ट्रैप हो चुके हुए हैं मुकम्मल तौर पर। आप देखें ना, सिंपल सी बात है कि उन्होंने शब्बरजादी को जाके वहां पर लगाया और शब्बरजादी एक नॉन टेंटेटिव बाहर से था, उसको अंदाजा ही नहीं था कि ब्यूरोक्रेट करता क्या है, और उन्होंने उसको 3 महीने का एंग्जाइटी का पेशेंट बना के वहां से भेज दिया और वो कुछ ना कर सका, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को घेरा हुआ था और नीचे जो भी एक्शन लेना चाहता था उसके एक्शन को निगेट किया जाता था। जो अब लोग GOR के घर खाली ना करा सकें, 34-35 एकड़ की जमीन के घर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के 34 उसके अपना SSP के घर होते हैं, इतने बड़े बड़े ह्यूज किस्म की सूरत होती है। आप खुद सोचें, ये जो चेन है हमारे हाउसेस की और उसके बाद फैसिलिटीज की, उसकी गाड़ियों, कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है यहाँ से, कमर्शियलाइज करें, यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बन सकती हैं, लीज आउट की जा सकती है जमीनें, एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना, आपने एक पैसा वहां एक्सपेंडिचर में कर। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 कहते हैं हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, 1000 अरब जो है ये उन्होंने टारगेट ज्यादा बढ़ा दिया। ये 1000 अरब कहां से लेंगे? आसमान से उतरेगा, मनोसलवा आएगा। इसका मतलब है कि आप तैयार रहें 2 या 3 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री बजट का, कि जिसमें मजीद इसमें टैक्सेस लगाए जाएंगे और जिसमें 1000 अरब रुपया पूरा किया जाएगा। क्योंकि मुझे बजट में वो 1000 अरब रुपया जो है वो तो कोई नजर नहीं आया। आज का क्वेश्चन ही है, $1 मिलियन क्वेश्चन, हमाद अजहर साहब की स्पीच में भी नजर नहीं आया कि कहां से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो आपने 25% इंक्रीज किया है, यानी 25% जो आपने FBR को टारगेट दिया है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ये किस तरह से करना है अगर आपने नए टैक्सेस लगाने नहीं है? ये सवाल तो रहा है। लेकिन उसके अलावा जो एलोकेशंस रही हैं और ये साहब आज जो तजावीज़ हमें नजर आई, हमाद अजहर साहब ने बताई, उनमें बहुत सारी एलोकेशंस ऐसी हैं कि जिनको देखकर ये लगता है कि ये अज्यूम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, या उम्मीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि 3-4 महीने में कोरोना इज गॉन, इट विल बी गॉन, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं और दुनिया के अंदर नजर भी यूं ही आ रहा है दैट वी विल हैव टू लिव विद इट, इसके साथ रहना पड़ेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। स्मार्ट लॉकडाउन पे अगर ये इन्हिसार कर रहे हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन से भी केसेस जो हैं वो कम तो नहीं हो रहे, यहां पर तो बढ़ते गए हैं जब से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये अजीब सा कनंड्रम, ये एक अजीब सा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, जो आपस में ही चीजें मुतजाद हैं वो चल रही हैं। तो ये पॉलिसी का फुकदान है या फिर हालात वाकई इस कदर बुरे हो गए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही हुकूमत को करना क्या? देखिए, इमरान खान साहब 2 तरह के लोगों के अंदर घिर चुके हुए हैं और अब वो किसी तौर पर उनका आवाम से राब्ता कर चुका हुआ है और एक अपनी दुनिया के अंदर रहते। एक तो उनके वो मशीर हैं कि जिनका पाकिस्तान की जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये वो लोग थे जो साल में एक दफा पाकिस्तान आते थे, अपना सैनिटाइजर भी साथ लाते थे, अपना पीने का मिनरल वाटर भी साथ लाते थे, यहाँ पर जनरेटर लगाते थे और आराम 15-20 दिन गुजार के पाकिस्तान को गालियां दे के, पाकिस्तान को कह के ये पाकिस्तान नाकाम हो चुका हुआ है, तबाह हो चुका हुआ है, वापस चले जाते थे।
और उन्होंने एक वहाँ क्लाउड बनाया हुआ था, वो सारे का सारा क्लाउड यहाँ पर आकर पहुंचा। इस क्लाउड में लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान की लोग सोचते क्या है, उन लोगों के उनके मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो अपने हिसाब से। यानी मैं आपको दो छोटी सी मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ कि जफर मिर्जा साहब जो हैं, जिनको हेल्थ का रोजा लगाया है, ये तफ्तान गए हैं और तफ्तान जाके वापस आ गए हैं कि जी वहां तो जगह ही नहीं रहने के लिए। मैं खुद उस इलाके में टीसी रहा हूँ, मैं को 100 दफा तफ्तान गया हूँ। आप हैरान होंगे कि उस तफ्तान शहर के अंदर बकायदा पीएमडीसी का होटल है, बकायदा वहां पर इतनी बड़ी कॉलोनी है। जी वजीर आजम साहब ने बाकायदा जब सहाफियों को मीट द प्रेस टाइप वो था जिसमें वो उनसे बात कर रहे थे, तो तफ्तान पर जब उनसे सवाल हुआ औरिया साहब, तो वो कहने लगे एक तो इतनी दूर है वहां पे जाने को। वजीर आजम कह रहे थे जो उनको जफर मिर्जा ने बताया हुआ था, और वो एक्सक्यूज पेश कर रहे थे कि वहां से क्यों हमें पिलग्रिम्स को अंदर दाखिल करना पड़ा। उनको जिसने यहाँ से ब्रीफ कर दिया था कि उन लोगों को निकालना है, उन्होंने निकाल दिया, और वो दो became the source of all the illnesses। उसकी वजह न्यूजीलैंड ने देखें अपने बंदों को जितने भी आए थे उनको अलहदा कर दिया, आज न्यूजीलैंड सेफ है। अगर हम उस वक्त जो तफ्तान की एंट्री क्लोज कर लेते, एयरपोर्ट क्लोज कर लेते। अभी पिछले दिनों दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूँ, मुईद यूसुफ साहब से एक शादिर खानदादा ने सवाल किया कि ये जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उनको आप चेक क्यों नहीं करते? उन्हें बड़ी कितनी मासूमाना जवाब है कि आप देखें, मेरी बात सुने, कि कोई बंदा अगर मरीज अपने घर जा रहा है ना, तो कोई अपने घर वालों को क्यों बीमार करेगा? ये जहाँ इतनी सिंपलिसिटी, आप मुझे हंसने को क्या मातम करने को जी जा रहा है कि यार अब तो सर वो बात देखें, और ये सब अब वो बात पुरानी हो चुकी है। अब तो 97% ऑफ द केसेस जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही है लोकली ट्रांसमिटेड हो गए ना। अच्छा ये और ये सब वैसे यहाँ पे इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई, इस पे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वो ये कि पहले ये पॉलिसी थी कि जी उनको आने दें यार, घर अपने घर आ रहे हैं, अपने घर आके किसी को बीमार तो नहीं करेगा, जो आपने बताया यहाँ पे अजीब गरीब किस्म की मंतक है। आजकल मंतक ये है कि यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि 97% केसेस जो है वो लोकली ट्रांसमिटेड है, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि बाहर से हमने किसी को आने नहीं देना कि वो नए केस लेके यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या किस किस्म की सोच है? देखें, बेवकूफी का, हमाकत का और जहालत का कोई तोड़ नहीं। आप सिंपल सिर्फ इनके पहलू बदलते देखें, इनकी चीजें बदलती देखें, इनकी लोगों के साथ आप देखें, जिस मुल्क के अंदर लोग अपने सामने मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो बंदा मरते हुए देखें, माजूर होते हुए देखें, लेकिन हेलमेट ना पहने। जिस मुल्क के अंदर आप अंदाजा करें अगर हेलमेट पहनने की पाबंदी लगाई जाए तो कॉन्सिक्वेंस चोरी हो जाए कि ये जी फैक्ट्री वालों को फायदा देने के लिए दिया जाता है। जिस मुल्क के अंदर जिस दीवार पे लिखा हो कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पर खास तौर पे किया जाए। जिस घर के अगर लिखा गया हमारा गेट है, जहाँ गाड़ी खड़े न करे, वहीं गाड़ी खड़ी करे। जो लोग पढ़े लिखे लोग सीट बेल्ट न पहने, आप खुद सोचें कि उस मुल्क के अंदर आप सॉफ्ट लॉकडाउन और वज़ीर आज़म की अपीलों और उसके बुनियाद पे, और वो मुल्क और ये सब जहां पर ये कहा जाए कि कोरोना एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये वेस्ट की एक साजिश है हमारे खिलाफ, करता ही नहीं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी कंफ्यूज मैसेज जब एक प्राइम मिनिस्टर देता है और वो इस सतह पर देता है और इन लोगों से जहालत से एजुकेट होकर देता है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये 10 लाख जो अपने टाइगर्स शुरू किए हुए हैं ना, मैं 3 दिन से कम 10 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मुझसे राब्ता किया कि हमें को हॉस्पिटल में बेड ले दें, और मैं 10 लोगों को बेड नहीं दे सका, बावजूद अपने तमाम तल्लुकात के और बावजूद अपनी तमाम इज्जत जो कि थोड़ी बहुत कमाई है उसके बावजूद, क्योंकि बेड एग्जिस्ट नहीं है। वो कहते हैं सर एक ही रास्ता है, दुआ करे कोई मर जाए तो बेड दे। जब ये हालत आ जाए तो लोग जो हैं ये जो इधर दवाइयां नहीं मिल रही है ना, इनके कपड़े फाड़ देंगे। इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये साहब उन्होंने अपने आप को सराउंड कर लिया हुआ है उन लोगों के साथ जो जिन्होंने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है रूट्स तक, अवाम तक, उनको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, लाशें पहुंच रही हो जिस मुल्क के अंदर 107 घरों में लाशें पहुंच रही हो, वहां अगर हम ये डिस्कस करें कि 7 बजे तक दुकानें खोलनी है, 9 बजे तक खोलनी है, या ये करना है, आप कुछ सोचें कितनी नॉन सीरियसनेस है गवर्नमेंट की। और ये सब ये फरमाइएगा, मेरा एक जहन में ये सवाल उभरता है, आप बेहतर तरीके से चूंकि समझते हैं, आप सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, इमरान खान साहब की तो चले हो गया अपनी जगह पे सारा मामला, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इमरान खान साहब अगर इनको झंझोड़ने वाला भी कोई नहीं है, द पावर्स दैट बी, इफ यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन, कोई और नहीं है बाहर से जो झंझोड़ के कहे भाई क्या कर रहे हो, किधर लेके जा रहे हो, मुल्क की मईशत खराब हो रही है। देखिए जिन लोगों है बात तो तल, लेकिन मसला ये है कि जो लोग जोड़ना चाहते थे वही पछता रहे हैं कि हम करेंगे, तो वो उनको भी ना उनको एहसास हो गया है कि हम तो सारी किश्तियां नहीं, लेकिन खान साहब जा भी तो नहीं ना रहे। और ये साहब इस पे आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है, लेंगे एक ब्रेक है, सिर्फ हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, और ये साहब इस अहम सवाल पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हम ये बात कर रहे थे कि आज जो विफाकी बजट आया उसमें जो अहदाफ रखे गए हैं वो अचीव किस तरह से, हासिल किस तरह से करने हैं, उसका कोई हमें नज़र नहीं आता, प्लान नज़र नहीं आता हुकूमत की तरफ से। और कंटिन्यूम ये चल रहा है जो हुकूमती पॉलिसीज़ का, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मज़ीद से ख़राब होती जा रही है। उसके हवाले से बात करते हुए औरिया साहब से मैं पूछ रहा था कि खान साहब को कुछ झंझोड़ने वाला भी नहीं है इस सारे मामले में, क्योंकि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। उन्होंने आगे पॉलिसी खुद अगर डायरेक्ट बतानी भी नहीं, लेकिन इतनी डायरेक्शन तो उन्हें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी किस रुख जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की। तो औरिया साहब, आपने फरमाया कि कुछ लोग नाराज़ भी हैं और मायूस भी हैं इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब जा भी कहीं नहीं रहे एट द वेरी सेम टाइम। सवाल ये है कि तौर पर मैं नफ्सियात का तालिब इल्म हूं। खान साहब का मामला ये है कि खान साहब जो है अपने एक खास एज के अंदर फिक्स हो चुके हुए हैं और वो उस एज से बाहर निकलना नहीं चाहते। आप खुद सोचें, इससे बिहेवियर से आप अंदाजा कर लेना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे तकरीर कर रहे हैं, दुनिया के मुल्कों को आप जो है खिताब कर रहे हैं और ट्रैक सूट पहन लिया हुआ है। आपको कनेट कॉलेज के सामने तो नहीं खड़े हुए आप ट्रैक सूट, या किसी आपको प्ले ग्राउंड में तो नहीं है आपने ट्रैक सूट पे जाना है ताकि लोग आपकी तालियां बजाएंगे। ये आप उससे बाहर निकलना होता है, आपने अपनी शख्सियत को ग्रूम करना होता है। अभी तक वो ये दावा करते हैं, देखे जी मैं जब शौकत खानम बना रहा था तो मैंने टाइगर्स बनाए थे, वो टाइगर ने हर जगह। भाई जब आप शौकत खानम बना रहे थे तो आप पाकिस्तान का हर शख्स, खा वो शिया था, खा वो सुन्नी था, बंदी था, बरेलवी था, नून लीग था, पीर पार्टी था, आपको पैसे देता था, आपको वोट देता था, आपको नोट देता था, कहते कि ये बंदा काम कर रहा है। आज आप एक पीटीआई के सरबराह हैं, आज आपके टाइगर को ना नून लीग मानेगी, ना पीपल्स पार्टी मानेगी, ना मौलाना फजल रहमान मानेगा, ना कोई और मानेगा। आज आपका टाइगर जो है वो लोगों के निगाह के सामने होगा कि ये शख्स जो है ये बुनियाद पर रियासत का नुमाइंदा, रियासत मेरे 100 बंदे मर रहे हैं रियासत के नाकाम की वजह से। तो इस वजह से लेकिन नहीं, उनके दिमाग में यही है। फिर दूसरी बात यह है, मतलब मैं उनकी नफ्सियात का आप मुताला करें ना, कि मैंने देखे जी ये जो उस्मान बुज़दार है कि मेरा जो है ना ये वसीम अकरम है, मैं टीम का कप्तान। और भाई क्रिकेट टीम में होता यह है कि अगर एक आदमी स्लिप मैदान पे खड़ा है, कैच नहीं कर रहा, कप्तान वहां जाके खुद खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ इमरान खान तो खुद खड़ा नहीं हो सकता कप्तान उसकी उस्मान बुज़दार की जगह पे, कमजोर भी हो। यहाँ आपने तो बिल्कुल, तो वो उनका उनके एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है, उसी एक्सपीरियंस को एनलार्ज करते हैं और उसी में वो फंस चुके हैं। दैट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत अफसोसनाक बात है अगर यूं ही है तमाम मामले, और नजर भी तकरीबन यूं ही आता है। और ये सब फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी टीम के साथ भी वैसे रह चुके हैं आप और बड़े मारूफ मईशत पर बड़ा मारूफ तज्जिया करते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज बजट आपने देखा होगा, एक सवाल मैं जिसका जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि एफबीआर के जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स 25% पे सेट किए, नए टैक्सेस भी इन्होंने कोई नहीं लगाने, वो किस तरह से ये उसको अचीव करेंगे? या वो अनरियलिस्टिक है या फिर अचीव उन्होंने कर लेने हैं, लेकिन मजीद कर्जे लेके अचीव कर, कर्जे तो खैर नहीं ले सकते, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के उसको अचीव करना है। आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, मैंने बड़ी गौर से तकरीर सुनी और सारी तकरीर सुनने के बाद खुलासा ये निकला कि एक हकीकत और 100 अफसाने। ये जितनी फिगर्स आपने बताई हैं ये सब अफसाने हैं। एक हकीकत सारी तकरीर में जरूर है और वो है करंट अकाउंट डेफिसिट के खसारे के हवाले से। वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पीएमएलएन 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ गए थे और अब पीटीआई की हुकूमत के दौरान वो 20 अरब से खसारा 3 अरब पे पहुंच गया है। इस हकीकत के अलावा आप कोई भी एक फिगर उस तकरीर के दौरान या बजट के हवाले से उठा के देख लीजिए, वो एक अफसाना है। जो एक अफसाने का आपने जिक्र कर दिया कि 3,900 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया है इस साल, और अब आप खुद से कह रहे हैं कि हमारी मईशत 2.3% ग्रो करेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे जो रेवेन्यू है वो 25% ग्रो कर जाएंगे। ये दुनिया में कहाँ का हिसाब है कि मईशत तो 2.5% 2.3% ग्रो करे, लेकिन आपके जो टैक्स के फारूक साहब कुछ लतीफे हमें उसमें ये भी नजर आ रहे हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे रखे गए हैं, जो टोटल तखमीना और आगे फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बढ़ेगी उन प्रोजेक्ट्स की, ML1 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, हम हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, उन पे जो पैसे रखे गए हैं, तो टोटल कॉस्ट को देखते हुए और जो एलोकेटेड यहाँ पर अमाउंट रखी गई है वो उसके साथ हिसाब ये लगता है कि ये कोई 20-25 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। कि किस किस्म की सोच है कि मतलब इतना थोड़ा सा या फिर रखे ही ना यार आप उसके लिए? आप देखिए कि नया हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से 1.5 अरब रुपया मुख्तस किया गया। अब 1.5 अरब रुपए के 750 घर बनेंगे, 750, और वादा किया गया था कि 50 लाख घर बनाने हैं।
तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि एलोकेशन और एक्चुअल जमीनी हकीकत जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक्चुअली आप बजट की कोई भी फिगर उठा के देख लीजिए, उसका जमीनी हकीकत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बजट को आप ये समझिए कि इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल है। आम आदमी के ऊपर इसका ना तो कोई बुरा असर होगा और ना ही कोई अच्छा असर होगा। इसका आम आदमी की जिंदगी से कतई कोई ताल्लुक नहीं। पूरा बजट जो है वो हकीकी जिंदगी जो जमीनी हकीकत है उससे बहुत दूर है, उससे बिल्कुल इररिलेवेंट। और ये साहब क्लोजिंग रिमार्क्स जो अभी फारूक सलीम साहब बात कर रहे थे कि ये एक न्यूट्रल बजट है, वैसे वो भी यही कह रही है हुकूमत की एक न्यूट्रल बजट है, लेकिन आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आम आदमी को फायदा अभी नहीं है, बल्कि मैं समझता नुकसान है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं एक साल के अंदर थोड़ी सी एक्सेलरेटेड ग्रोथ चाहता है, अपनी 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 जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आप मुझे ये बताइए, आपने हर चीज तो बढ़ा दी, कीमत बढ़ गई आज की इकोनॉमी। आपने जो सैलरीड पर्सन है उनको आपने करप्शन के लिए दोबारा एक इम्पेटस दे दिया ना कि हम तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे हैं, अब वो तुम जहां मर्जी जैसे मर्जी चाहे पूरा कर लो। ये बेसिकली एक किस्म का इम्पेटस होता है ना कि हम तुम्हें तुम्हारी मौजूदा जिंदगी महंगाई के मुताबिक हम 10% या 8% जो इन्फ्लेशन का नहीं बढ़ा रहे, तो तुम जो मर्जी करते फिरो। अब वो करेंगे और वो कर भी रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और यही हालत सर हमारा जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। मैं आखिरी एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि इस वक्त जिस वक्त की गंदम जो है उसकी फसल नहीं आती है तो 1300 रुपया मार्केट गवर्नमेंट की प्राइस थी, लोग 1200 रुपए पे दे रहे होते हैं कि भाईजान ले लो क्योंकि पड़ी हुई है। पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि गंदम की कीमत 2000 रुपया हुई है, पहली दफा ऐसा हुआ कि कीमत महंगी हुई है। तो ये क्या है? ये बजट से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। इमरान खान साहब के हाथ में इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए कि उन्होंने अपने पॉलिसी इस तरह की $1 मिलियन क्वेश्चन, कंट्रोल है फिर किसके हाथ में? और ये सब चूंकि वक्त कम है, भी नहीं रह गया। जहां हेल्थ ये तो और ही ज्यादा हैबतनाक सूरत हाल है। एक महीना सर्वे करके हेल्थ डिपार्टमेंट ये समरी भेजे कि 6 लाख के करीब पाकिस्तान लाहौर शहर के अंदर कोरोना के एक्सपेक्टेड मरीज मौजूद हैं। आप खुदा के लॉकडाउन कर दें और आप उस समरी को उठा के नाली में फेंक दें और कहें तुम कौन होते हो मुझे सजेस्ट करने वाले, आप मुझे बताइए वहां क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, ना हाथ में लगाम है ना पैर रकाब में है, इस तरह से हुकूमत चल रही है। क्लोजिंग रिमार्क्स फारूक सलीम साहब, कोई ऐसा पॉइंट इस बजट में आपको नजर आ रहा है जिससे आपको ये नजर आया कि कोई इम्पेटस इस गिरती, इस बेहाल दम तोड़ती मईशत को कोई मुहर्रिक मिल पाएगा, इस तरह का कोई इंसेंटिव? देखिए, अगर मैं खुद से आपको कह रहा हूँ कि मेरी आमदन जो है वो 5000 अरब है और मेरा जो खर्चा है वो 7500 अरब के करीब है, और मैं कोई 3500 अरब कर्ज उठाने जाऊंगा, भीख मांगने जाऊंगा, और क्या फिर आप उम्मीद रख सकते हैं कि मैं आपकी किसी किस्म की मदद कर सकता हूं या आपको किसी किस्म की रिलीफ दे सकता हूं? मतलब आप बाजार में जाके भिखारी से पैसे मांगना शुरू कर दें तो वो नाजायज सी बात होगी। तो इस वक्त हुकूमत के अखराजात और हुकूमत की आमदन में अपना ही वो खुद से बता रहे हैं हमें कि 3500 अरब के हमें कर्जे चाहिए होंगे। तो फिर ये तवक्को रख लेना, ये उम्मीद रख लेना कि ये आम आदमी को नहीं रखते हम उम्मीद। एक और चीज आखिरी बता दीजिए कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो बतदरीज जो कम होते जा रहे हैं, जो पैसे एलोकेट होते थे, पीएसडीपी जो कम होता जा रहा है, क्या ये स्ट्रेटजी जो कुछ लोग कहते हैं कि चाहे कर्जे लेके लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाते रहें क्योंकि उससे ग्रोथ होती है, उससे इनकम, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, ये दुरुस्त है आपकी नजर में? देखिए, इस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा है कि कोरोना के नतीजे में जो मईशत का हाल हो रहा है, बरतानिया एक हालत जंग में है, और उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम में हमारा बजटरी खसारा 20% पे पहुंच गया था और हमने बेतहाशा नोट छाप के खर्चा किया। इस वक्त सिर्फ एक एंटिटी ऐसी है, एक ताकत ऐसी है पाकिस्तान के अंदर जो इस मईशत को सहारा दे सकती है, और वो है हुकूमत पाकिस्तान। ना बाहर से कोई कर्जा आना है, ना बाहर से किसी ने मदद करनी है, ना पाकिस्तानी इन्वेस्टर इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर कोई एक एंटिटी पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकती है तो वो हुकूमत पाकिस्तान है, और हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाना होगा और नोट छापने होंगे और बेतहाशा रकूम खर्च करनी होगी नए से नए इंफ्रास्ट्रक्चर। चलें, लेट्स होप सर, जैसे इंटरेस्ट रेट पर और डिस्काउंट रेट कम करने पर बहुत अरसे तक मनाते रहे इस हुकूमत को, नहीं माने, बिलाखिर वहां पर मान गए, तो हो सकता है आपकी सजेशन ये है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मजीद खर्च करना पड़ेगा, तरक्याती बजट बढ़ाना पड़ेंगे, शायद हुकूमत इस तरफ आ जाए इवेंचुअली।
ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपने देखी नाजरीन, सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे और ये मकबूल जान और फ़ारूक सलीम साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।